एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज जो सीरीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सीरीज कितनी ज्यादा मजेदार है। बस इस वीडियो को आप कुछ देर तक देख लो, उसके बाद आपका फैसला होगा कि इसे एंड तक देखना है या नहीं। तो ये कहानी टायाचिरो नाम के एक लड़के की है जिसने अपने स्कूल को छोड़ दिया था और अब वो बस गेम खेलने में लगा रहता। असल में उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी उसे पसंद नहीं, खास करके उसके फादर। लेकिन टायाचिरो हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में कई साल पहले जब वो बिल्कुल छोटा था तो वो अपनी फैमिली का एक होनहार बच्चा हुआ करता था। वो बहुत ही ज्यादा समझदार था। उसके फादर एक प्रोग्रामर हैं और वो गेम और एप्स डिजाइन करते हैं और उनका सपना था कि वो टायाचिरो को भी इसी तरह से प्रोग्रामिंग सिखाएं। और टायाचिरो को भी इस चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। वो बिल्कुल पूरी लगन से ये चीज को सीखता। पर एक दिन क्या हुआ कि टायाचिरो की छोटी बहन जो थी वो वहाँ पर चाय लेकर आई। तभी उसके हाथ से वो चाय कंप्यूटर के पास गिर गई। वैसे तो वो चाय कंप्यूटर पर नहीं गिरी थी, लेकिन फिर भी उसके फादर यहाँ पर गुस्सा करते हुए उसकी छोटी बहन को ही चिल्लाने लगते हैं। वो उसे इतना डांटते हैं कि टायाचिरो की बहन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बाद में टायाचिरो कहता है कि चाय कंप्यूटर पर नहीं गिरी है, आप गुस्सा मत करिए। और इसके बाद अब टायाचिरो वापस से प्रोग्रामिंग में लग गया था। उसके रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पर उसके फादर बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। इसी तरह एक बार उसकी छोटी बहन अपनी किताब स्कूल में भूल आई थी। जब वो ये बात अपने घर पर आकर बताती है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि वो उस किताब को अभी जाकर लेकर आए। टायाचिरो की छोटी बहन सच में बहुत छोटी थी, इस वजह से उसे डर लग रहा था और वैसे भी रात के अब 10 बज रहे थे। साथ ही उसका स्कूल वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की ही दूरी पर था, पर फिर भी वो मना कर रही थी। पर अब उसके फादर जबरदस्ती उसे भेज ही देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद वो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आई। और जब बहुत ढूंढने के बाद वो नहीं मिली तो उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर टायाचिरो की छोटी बहन के टुकड़े रखे हुए थे। एक वो दिन था और आज का दिन। उसके बाद से ही टायाचिरो ने स्कूल छोड़ दिया और पढ़ाई भी छोड़ दी। साथ ही उसे प्रोग्रामिंग जो कि बहुत पसंद थी उसे भी उसने छोड़ दिया और अब वो अपने फादर से भी बात करना बंद कर दिया था। वो बस खुद एक कमरे में बंद हो गया था और एक गेम खेलता रहता था। इस गेम का नाम था प्लेनेट और ये बहुत ही रियलिस्टिक गेम है। अब हम देखते हैं कि टायाचिरो आज फिर गेम खेलने बैठा है। वो गेम की वर्ल्ड में आता है और हम भी वहीं पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ड्रैगन जा रहा था और उसके पीछे कुछ पायरेट शिप पड़ी हुई थी। तभी नीचे की साइड जमीन पर हम दो प्लेयर्स को देखते हैं। यहाँ पर जो प्लेयर गाड़ी चला रहा था वो कह रहा था कि हम कब तक यहाँ इस तरह से इसका पीछा करने वाले हैं, और पीछे का प्लेयर जिसके पास गन थी वो कहता है कि करते रहो, हम इसे आज जरूर मार देंगे। तभी अचानक बाजू के एक खाई से एक बड़ा सा रेड ड्रैगन बाहर निकल कर आता है और ये वही ड्रैगन था जिसका वो लोग पीछा कर रहे थे। यहाँ पर वो शूटिंग करना चालू करते हैं, लेकिन वो ड्रैगन को उन अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा था। सामने हम देखते हैं कि एक बॉल टाइप की जगह थी जिस चीज पर जो प्लेयर गाड़ी चला रहा था वो कहने लगता है कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अबाने फैमिली रहती है। असल में ये कोई फैमिली नहीं बल्कि गेम में कुछ प्रो प्लेयर्स हैं जिनका एक ग्रुप है और वही सब वहाँ पर रहा करते हैं। जो पीछे लड़का बैठा था वो कहता है कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे। अब उस एकाबाने फैमिली के घर के सामने जब ये ड्रैगन पहुंचता है और जोर से दहाड़ता है तो इसके बाद वहाँ अंदर से इची नाम का प्लेयर बाहर निकलता है और ये इची कोई और नहीं बल्कि असल लाइफ का टायाचिरो ही है। लेकिन इस पूरी सीरीज में हम इसे टायाचिरो के नाम से ही जानेंगे। तो यहाँ पर वो बाहर निकलकर जब उस ड्रैगन को देखता है तो वो अपनी तलवार निकालते हुए एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है। साथ ही इसके बाद उस ड्रैगन से जितनी भी इसको चीजें मिली थी वो उसे अकेले ही रख लिया था। वो दोनों प्लेयर कहते हैं कि हम इसका पीछा कई दिनों से कर रहे थे और इसीलिए इसका हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। पर टायाचिरो कहता है कि नहीं, इतने दिन से पीछा करने के बाद भी अगर तुम इसे खत्म नहीं कर पाए तो इसका मतलब तुम इसके लायक ही नहीं हो। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहता है कि अगर तुम जबरदस्ती से लेने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैसे तो यहाँ पर उसे मारने से रियल वर्ल्ड में उसे कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन गेम में अगर कोई प्लेयर मर जाता है तो इससे उसके स्टेटस पे यानी कि लेवल पर बहुत फर्क पड़ता है। अब वो दोनों डर गए थे, पर टायाचिरो कहता है कि चिंता मत करो, मैं मजाक कर रहा था, तुम मेरे बॉस से बात करो, वो जो कुछ भी तुम्हें देना पसंद करेंगे तुम वो ले जाना। इसके बाद अब वो उसे अपने घर यानी कि एकाबेनी फैमिली के पास ले आता है। वो दोनों वहाँ अंदर आकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे, पर जैसे ही वो अंदर का नजारा देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो घर बस बाहर से ही डरावना था। यहाँ अंदर आने के बाद सबसे पहले वो एक गर्ल प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम मे था और ये अकाबानी फैमिली में मदर का रोल निभाती है और ये बस कहने की बात है। वैसे तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम ए था। वो बताता है कि जब उसे अपने कैरेक्टर का नाम रखना था उस वक्त वो सो गया और गलती से कीबोर्ड पर सिर्फ ए टाइप हुआ और उसका नाम तब से ए ही है। यहाँ पर मे अपनी पावर से उन दोनों को हील कर देती है क्योंकि उसके पास हीलिंग की पावर थी। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है सीरो की, जो कि वहाँ उस घर में फादर रोल निभाता है और यही उनका बॉस भी है। टायाचिरो उसे बताता है कि उसने रेड ड्रैगन को खत्म किया और ये दोनों उनका पीछा कर रहे थे और अभी ये कह रहे हैं कि इन्हें भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। सीरो कहता है कि तुम्हें इन्हें पूरा रेड ड्रैगन दे देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर अच्छे प्लेयर नए प्लेयर का सामान रख लेंगे तो फिर वो जो नए प्लेयर हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टायाचिरो बात मानकर उन्हें वो सब चीजें दे देता है। बाद में जब उन दोनों प्लेयर को वहां से जाना था तो वो सीरो को पूरे दिल से थैंक यू कहते हैं, जिसके बाद सीरो में से कहता है कि इन्हें टेलीपोर्ट करके वापस के टाउन में भेज दो और फिर वो ऐसा ही करती है। अब उनके वहां से जाने के बाद टायाचिरो दुखी था क्योंकि उसने उस रेड ड्रैगन को मारा लेकिन उन्हें कोई भी चीज नहीं मिली। लेकिन बाद में सीरो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम ये मत भूलो कि तुमने उस रेड ड्रैगन को एक ही अटैक में मारा था, सोचो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तभी वहां ऊपर लगी हुई लैंप ब्लिंक करने लगी थी। मैं कहती है कि इस गेम को कितना रियलिस्टिक बनाया गया है। वैसे अब टायाचिरो गेम से बाहर आ गया था क्योंकि उसे थोड़ी भूख लग रही थी।
लेकिन जब वो गेट खुलता है तो बाहर खाना नहीं था, क्योंकि उसके लिए खाना लेकर कौन आएगा। अभी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था और सोच रहा था कि काश वो गेम के अंदर ही जी सकता। उसके बाद जब वो खाना लेने के लिए जाता है तो उसे वहाँ नीचे उसका भाई मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार है और हमेशा क्लास में वो टॉप भी करता है। उसके भाई का नाम असूमा है और यहाँ पर टाइचिरो थोड़ा सा डर गया था, लेकिन असूमा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टाइचिरो किचन में आता है। किचन में उसके फादर बैठकर खाना खा रहे थे। वो फ्रिज खोलता है तो उसके फादर उसे खाना ऑफर करते हैं, लेकिन वो उनसे बिल्कुल नहीं बोलता। तभी अचानक से ऊपर लगी लाइट ब्लिंक करने लगी थी, बिल्कुल गेम की तरह ही। तो यहाँ पर जो उसके फादर हैं वो उससे कहते हैं कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन टाइचिरो उन्हें जवाब नहीं देता। अब जब उसके फादर उठ रहे थे तो उनकी पीठ में दर्द होने लगता है, क्योंकि अब उनकी एज ज्यादा हो चुकी है। पर ये देखते हुए टाइचिरो रुक जाता है और उनके हाथ से बल्ब लेकर कहता है कि मैं आपकी मदद बस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो। पर अब उसके फादर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ। इस पर टाइचिरो को भी गुस्सा आ जाता है और वो लाइट वहाँ पर रखता है और वापस से अपने कमरे में आ जाता है। इसके बाद अब उसने वापस से अपना गेम खेलना चालू कर दिया था और गेमिंग गॉगल्स लगा लिए थे। अब जब वो अपने गेम में वापस आता है तो देखता है वहाँ पर मैं अभी गार्डन में पानी डाल रही थी। तो वो वहाँ पर आकर बैठ जाता है और मैं इसे कहने लगता है कि क्या वो उसकी हीलर बनकर डंजन की तरफ चलेगी। इस पर मैं उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा डंजन या फिर लड़ाई के सिवा और चीजें पर भी ध्यान देनी चाहिए। अभी तुम गार्डन में पानी डालो, इसमें भी बहुत मजा आता है। टाइचिरो वहीं पर बैठकर उससे पूछता है कि क्या तुमने इसके पहले कोई गेम खेला है, जिस पर मी बताती है कि नहीं, ये उसका पहला गेम है और इसमें उसे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लेयर्स हैं वो उसकी फैमिली की तरह ही है। अब तभी अचानक से अंदर से आवाज आती है और ये आवाज एक ही थी। टाइचिरो जब अंदर जाता है तो उन्हें वहां पर पता चलता है कि उनके लिए पायरेट्स ने एक बैटल का लेटर भेजा है। टाइचिरो तो पूरी तरह से तैयार था लड़ने के लिए, लेकिन मे कहती है कि नहीं, हमें सीरो के डिसीजन के लिए रुकना चाहिए। तो टाइचिरो कहता है कि हम उससे अभी पूछ लेते हैं, पर मे बताती है कि नहीं, वो डॉक्टर के यहाँ गया है, इस वजह से अभी वो ऑनलाइन नहीं है। अब जैसे ही टाइचिरो ये बात सुनता है कि उसकी तबीयत खराब है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गया था। वो कहता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तभी बाहर से कुछ आवाज आती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर वो देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ था और उस अटैक की वजह से वो गार्डन डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसमें मैं अभी पानी डाल रही थी। और टाइचिरो को गुस्सा तब आ जाता है जब वो देखता है कि मैं अपने गार्डन के डिस्ट्रॉय होते हुआ देखकर रो रही थी। वो गुस्से के मारे तुरंत ही हमला करने के लिए अपने उस घर की छत के ऊपर आ गया था। यहाँ पर वो अपनी बहुत ही कम पावर की मदद से उस पायरेट शिप को खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वो नीचे आता है तो मैं अभी भी उदास थी, लेकिन टाइचिरो को यहाँ पर अभी सीरो की चिंता हो रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर सीरो किस हॉस्पिटल में होगा, क्योंकि अगर उसे पता चल जाए तो रियल लाइफ में वो वहाँ पर जाकर उसे देख सकता है। पर इस चीज पर कहता है कि नहीं, हम रियल लाइफ में एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकते। अब टाइचिरो उसकी बात मान लेता है। वैसे यहाँ पर उसका ध्यान भटक जाए, इसलिए मैं उससे कहती है कि तुम डंजन में जाने की बात कर रहे थे ना, तो क्यों ना हम वहीं पर चले। और साथ ही वो ए से भी वहाँ पर आने को कहती है, लेकिन ये बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और वो तुरंत ही ऑफलाइन चला जाता है। उसके ऑफलाइन जाते ही यहाँ रियल लाइफ में टाइचिरो के गेट को कोई नॉक करता है। वो तुरंत ही गेम से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि ये उसका भाई असूमा था। वो बताता है कि उनके जो फादर हैं वो हॉस्पिटल में हैं। अब इतना सुनने के बाद तो टाइचिरो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। यहाँ पर असूमा कह रहा था कि क्या हम उन्हें देखने चले, तो टाइचिरो वैसे तो जाना चाहता था पर वो हाँ नहीं कर पा रहा था, पर अब बाद में वो हाँ कर देता है। वैसे हम देखते हैं कि जब वो असूमा वहाँ अपने फादर के पास पहुंचकर बताता है कि उसे एग्जाम के लिए जाना है, तब उसके फादर इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अभी न्यूज़पेपर पढ़ने में था। अब यहाँ से ये सीन चेंज होकर वापस से प्लेनेट गेम के अंदर आ जाता है। वहाँ पर हम अभी एक मीटिंग के दौरान आते हैं। ये मीटिंग बहुत बड़े ग्रुप लीडर के बीच में चल रही थी। यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि कैसे पायरेट फैमिली गेम में सभी को परेशान करके रखे हुए हैं। वैसे यहाँ से ये सीन चेंज होता और हम आ जाते हैं पायरेट्स फैमिली के पास, जहाँ पर नगाटो नाम का एक पायरेट फैमिली का मेंबर इस वक्त 2 प्लेयर को मार रहा था। वो उन्हें इसीलिए मारा था कि ये दोनों ही वो प्लेयर थे जिन्होंने अचानक से जाकर टाइचिरो यानी कि अकाबेनी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया था और ये गेम के रूल के खिलाफ है। उन्होंने पहले ही एक लेटर भेजा था, अगर एकाबेनी फैमिली उसे एक्सेप्ट करती तो ये हमला कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर सीगी टेरा नाम का एक दूसरा मेंबर नगाटो को शांत कराता है। इसके बाद हम पीको नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि असल में पायरेट फैमिली की लीडर है और हम उसे उनका कैप्टन भी कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर वो कह रही थी कि रुक जाओ, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और वो बता रही थी कि वो किसी भी तरह से अकाबेनी फैमिली को हराएगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लेकिन तभी वहाँ पर सीगी टेरा कहता है कि भूलना मत कि हमारा मेन फोकस उस ब्लैक बर्ड पर है जिसका वैल्यू करीबन 300 मिलियन है और उसे मिलने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 2 और लोगों को देखते हैं जो कि ना जाने कौन थे कि पायरेट्स ने सिर्फ एक शिप के साथ अकाबेनी फैमिली के ऊपर हमला किया और ये उनकी गलती थी, पर इस चीज की वजह से अब पूरा गेम चेंज हो चुका है। वैसे यहाँ से अब हम टाइचिरो के पास आ जाते हैं जो कि अभी रियल वर्ल्ड में अपने गेमिंग गॉगल्स लगाकर सो रहा था। तभी वहाँ गेट पर उसका भाई आता है। वो गेट नॉक करके बताता है कि उनके फादर अभी कुछ और टाइम हॉस्पिटल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें हर्निया नाम की बीमारी हुई है। टाइचिरो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस से अपनी गेम में आ जाता है और यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि सीरो गेम में ऑनलाइन आ चुका है। तभी उन्हें एक और अलर्ट मिलता है।
ये पायरेट्स की तरफ से ही था और वो कह रहे थे कि वो वोट चाहते हैं। यहाँ पर टाइचिरो कहता है कि उन्हें तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में पायरेट्स 3000 सोल्जर के साथ उन पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर टाइचिरो भी डर गया था और यहाँ पर वो सीरो को ही सिचुएशन संभालने को कहता है। सीरो कहता है कि हम लड़ना नहीं चाहते, हमें उनसे बात करनी होगी। जिसके बाद वो तीनों वहाँ उन पायरेट्स के हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर जब सीरो और ये अंदर जा रहे थे तो टाइचिरो डर रहा था और कह रहा था कि क्या हमारा अंदर जाना जरूरी है। तो इस चीज पर सीरो और ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो ऑफलाइन जा सकते हो। पर टाइचिरो कहता है कि नहीं, मैं भी चलूंगा। और अब इसके बाद वो अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर जब सीरो और ये दोनों ही वहाँ के कैप्टन पीको से मिलने के लिए जा रहे थे तो टाइचिरो कहता है कि वो यहीं पर बाहर ही रुकेगा। अब हम वहाँ अंदर देखते हैं कि सीरो और ये लड़ाई रोकने का कहते हैं, लेकिन इस चीज पर पीको कहने लगती है कि ठीक है, हम लड़ाई रोक देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है। जिस पर सीरो कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे हमारी जगह के 2 फेमस डंजन दे देंगे। लेकिन इन दोनों ही डंजन में उसने ब्लैक बर्ड का नाम नहीं लिया था, जो कि वहाँ सबसे फेमस है। तो पीको उससे कहने लगती है कि उसे ब्लैक बर्ड चाहिए, पर टाइचिरो को भी वो चाहिए था, इस वजह से वो मना कर देता है। यहाँ पर ये कहता है कि क्या ब्लैक बर्ड के अलावा तुम्हें हम और कुछ दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पर पीको कहती है कि हाँ, एक और चीज है, और वो यहाँ पर टाइचिरो का नाम लेती है। उसकी ये बात सुनकर वो हैरान हो गए थे, पर ये कहने लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, हम टाइचिरो को तो इसे दे ही सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ टाइचिरो गेट तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि इसके लिए काम करने से अच्छा है मैं हमेशा के लिए ऑफलाइन जाना पसंद करूंगा। पर अब पीको यहाँ पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सीरो से कहती है कि तुम ही अब डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। वैसे यहाँ पर वो थोड़ी ब्लश भी कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइचिरो को जानती है। अब जैसे ही वो सीरो से पूछती है तो यहाँ पर सीरो अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक, जिसे वो एक्सप्लोसिव पंच कहता है, उसका यूज करता है, जिस वजह से वो पूरी जगह वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और वो कहता है कि टाइचिरो उसकी फैमिली की तरह है और वो उसे कभी भी किसी और को नहीं ले जाने देगा। वैसे इसके बाद भी पीको टाइचिरो से कहने लगी थी कि तुम ही बताओ, क्या तुमने वो सब बातें भुला दी। अब यहाँ पर ये और सीरो तो ये बात सुनकर हैरान थे और साथ ही टाइचिरो यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा गया था। मगर फिर यहाँ पर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ी वॉर के बाद टाइचिरो ने पीको से ये बात कही थी कि उसे इस पूरे गेम को, यानी कि इस पूरी दुनिया को कॉन्कर करना है, और ये बात अभी पीको सभी को बताती है। तो यहाँ पर ये टाइचिरो को चिढ़ाने लगता है। वैसे तभी सीरो कहता है कि तुम एक बात बताओ, जब टाइचिरो तुम्हारे साथ था तब क्या कभी उसने स्माइल की थी। इस चीज पर पीको कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि टाइचिरो ने कभी भी स्माइल नहीं की थी, वो हमेशा उसके साथ सीरियस ही रहता था। पर सीरो बताता है कि वो उनके साथ हमेशा स्माइल करता है, इसका मतलब वो हमारे साथ खुश है और उसके लिए हम किसी से भी लड़ सकते हैं। अगर तुम अभी भी अपने 3000 पायरेट्स को हमारे ऊपर हमला करने के लिए भेजना चाहती हो तो भेज सकती हो, हम तैयार हैं। और इसके बाद अब वो वहाँ से वापस लौट गए थे। हम देखते हैं कि अभी पीको अपने साथी सिगिटेरा से माफी मांगते हुए कह रही थी कि मुझे माफ करना, मैंने गलती कर दी, लेकिन अब हमें अकाबाने फैमिली पर हमला करना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग जब अपने घर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर उन्हें अलर्ट के बहुत सारे नोटिस मिलते हैं। वो समझ जाते हैं कि पायरेट्स उन पर हमला करने वाले हैं। अब 3000 पायरेट से लड़ना कुछ आसान बात नहीं है, इसीलिए मे कहती है कि क्या हम एक बैरियर अपने आसपास लगा सकते हैं, जिस चीज पर ये बताता है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, पर वो यहाँ से ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगले सीन में टाइचिरो और ये दोनों ही एक डिवाइस को वहाँ पास की पहाड़ी के सबसे ऊपर लगाने ले जा रहे थे। अगर वो उसे वहाँ पर लगा देंगे तो आसपास एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट हो जाएगा। वैसे रास्ते में जाते वक्त ये टाइचिरो से कहता है कि हम हमेशा इस गेम को नहीं खेल सकते, इसीलिए हमें इसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इस पर टाइचिरो उससे कहता है कि तुम इस गेम को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए तुम फैमिली में सबसे ज्यादा वीक हो। पर यहाँ पर ये कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी बात सुनते ही टाइचिरो तुरंत ही गेम से बाहर आ जाता है और वो नोटिस करता है कि उसे बहुत ही तेज भूख लग रही है, क्योंकि उसने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। इसीलिए वो वहाँ से सीधा ही किचन की तरफ जाता है, लेकिन किचन में और फ्रीजर में भी कुछ खाने को नहीं रखा था। तभी वहाँ पर उसका भाई आसुमा आ जाता है और टाइचिरो का पेट जब आवाज करता है तो यहाँ पर आसुमा बिना कुछ कहे खाना बनाने लगता है। खाना बनाते हुए वो टाइचिरो से पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। अब वहाँ पर टाइचिरो कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अपने भाई से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन बाद में आसुमा उससे कहता है कि लो तुम खा सकते हो। टाइचिरो जब खाता है तो उसे वो खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो अच्छा है। लेकिन आसुमा बात बदलते हुए कहने लगता है कि तुम्हें दिन भर कमरे में ना घुसे रहकर कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पर वो ये भी बता रहा था कि उसने किसी से बात की है, अगर टाइचिरो चाहे तो उससे मिलकर जॉब के लिए बात कर सकता है। पर टाइचिरो उसकी बात का जवाब नहीं देता और इसके बाद वो वापस से अपने कमरे में आ जाता है और इसके बाद वो वापस से गेम के अंदर आ चुका था। गेम में आने के बाद अभी वो देखता है कि ये वहीं पर खड़ा हुआ है, वो वहां से गया नहीं था। तभी उन दोनों को आवाज आती है किसी धमाके की, और जब वो वापस से वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सीरो इस वक्त पायरेट की बैटलशिप से फाइट कर रहा है। असल में पायरेट्स ने अचानक से हमला कर दिया था, लेकिन सीरो उन सभी को खत्म कर देता है। और जब ए और टाइचिरो वहां पर पहुंचते हैं तो सीरो और मे दोनों ही बताते हैं कि यहाँ पर अचानक से हमला हुआ था, लेकिन सीरो अकेले ने टोटल 50 पायरेट शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। सीरो तो ये कह रहा था कि उसके अंदर थोड़े कम लेवल के प्लेयर थे, इसी वजह से उसने इतनी आसानी से ये सब कर लिया। अभी यहाँ पर टाइचिरो और ये दोनों ही उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि एक लड़का जिसके चेहरे पर नंबर लिखे हुए थे उसका नाम लियो है और वो ग्रेनाडा ग्रुप का है। और अब यहाँ पर सीरो बताता है कि इन्हीं लोगों ने उनकी मदद की है। असल में जब पायरेट्स यहाँ पर आए तो ग्रेनाडा ग्रुप को पहले से पता चल चुका था, इस वजह से उन्होंने लियो को भेजा जिसने उनके बैटलशिप को डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पर टाइचिरो कह रहा था कि उसे शक है कि शायद ग्रेनाडा ग्रुप भी उनके ब्लैक बर्ड को लेना चाहता है,
क्योंकि ब्लैक बर्ड बहुत ही ज्यादा रेयर डंजन है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात पता चलती है, असल में ये गेम नॉर्मली गेम नहीं है। यहाँ पर जैसे कि ब्लैक बर्ड डंजन है, अगर इसे ये लोग ढूंढ लेते हैं तो इसकी कीमत इन्हें रियल वर्ल्ड में भी मिलने वाली है। टाइचिरो कह रहा था कि ग्रेनाडा ग्रुप भी यही चाहता है, लेकिन इस चीज पर लियो कहता है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। देखो, अकाबानी फैमिली हमें ड्रैगन लूट यानी कि जिन भी बीस्ट को वो खत्म करती है उनका कुछ सामान हमें देती है, तो इस वजह से उन्हें प्रोटेक्ट करना ये हमारा फर्ज बनता है। और लियो यहाँ पर ये भी कह रहा था कि उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं, पर टाइचिरो को यकीन नहीं था। लेकिन सीरो कहता है कि चिंता मत करो, लियो झूठ नहीं कह रहा, वो सिर्फ गेम को फन के लिए खेलता है। वैसे यहाँ पर मैं कह रही थी कि अगर वो फिर से हमला कर देंगे तो क्या होगा, इसके लिए हमें पहले से ही एक बैरियर बनाकर रखना होगा। यहाँ पर वो उस बैरियर की बात नहीं कर रही थी जिसे ए और टाइचिरो लेकर जा रहे थे, यहाँ पर वो और भी ज्यादा बड़े बैरियर की बात कर रही थी। और कुछ ही समय में वो लोग उस बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ही पावर थी कि वो उस बैरियर को 2 महीने तक लगातार रख सकते थे, और उसके बाद वो अचानक से कमजोर पड़ने लगेगा और गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कह रही थी कि 2 महीने के अंदर हमें किसी भी तरह से उस ब्लैक बर्ड डंजन को ढूंढना होगा। जब वो बाकी सभी टाइचिरो से पूछते हैं कि अगर हमने ब्लैक बर्ड को ढूंढ लिया तो इसके बाद तुम इतने पैसे का क्या करोगे, इस पर टाइचिरो कहता है कि वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, वो बस अपने घर पर ही आराम से रहेगा। यहाँ पर जब वो सीरो से पूछते हैं कि क्या तुम इस डंजन में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इस पर सीरो कहता है कि बिल्कुल हूँ, मुझे भी वहां पर जाना है। और जब वो इसका कारण पूछते हैं तो वो कहता है कि बस पैसा और कुछ नहीं। वैसे मैं कह रही थी कि उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस चाहती है कि उसकी ये जो गेम की फैमिली है वो बस हेल्दी रहे। इसके बाद अब वो वापस से अपने घर आ गए थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि उनका घर तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो पायरेट के ग्रुप लीडर यानी कि पीको से जाकर मिलता है। वो उससे कहता है कि वो आकाबे फैमिली पर अटैक करना रोक दे, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पीको कहती है कि ये गेम के रूल्स के खिलाफ नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। पर इस पर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर अब तुमने फिर से ऐसा किया तो हमें भी एक्शन लेना होगा। इस चीज पर पीको तुरंत ही अपना वेपन निकालते हुए लियो की गर्दन को काट देती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी लियो मरा नहीं था, उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई थी, पर फिर भी वो बात कर रहा था। वो यहाँ पर बहुत खुश था, वो कह रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ से वापस हम टाइचिरो और उसकी फैमिली के पास आते हैं। यहाँ पर वो भी अभी अपने टूटे हुए सामान में देख रहे थे, तो उन्हें वहाँ पर एक काला पंख मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान थे कि वहाँ पर ये क्या कर रहा है। तभी उन्हें दिखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत सारे पंख है, और अचानक से वो सारे ही पंख उड़ने लगे थे और वो एक साथ एक दिशा की तरफ ही जा रहे थे। वो सभी उनका पीछा करते हैं, लेकिन अचानक से वो सारे पंख मिलकर एक टोर्नेडो के रूप में बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये तो पता चल चुका था कि ये ब्लैक बर्ड की पावर है, लेकिन वो सारे पंख मिलकर अब एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गए थे, और इस ड्रैगन का शेप बिल्कुल उस रेड ड्रैगन की तरह था जिसे टाइचिरो ने हराया था। लेकिन यहाँ पर ये लोग जानते थे कि इस ड्रैगन के अंदर असल में उस ड्रैगन की नहीं बल्कि ब्लैक बर्ड की स्पिरिट है। अब इससे लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उनके पास। वो सभी तैयार हो गए थे और उन्होंने अपना आर्मर पहन रखा था, लेकिन जब टाइचिरो अपनी पूरी पावर से वही अटैक करता है जो कि उसने उस रेड ड्रैगन के ऊपर किया था, तो उस अटैक का यहाँ इस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर कोई असर नहीं होता। सीरो कह रहा था कि हमें कुछ और सोचना होगा, जिसके बाद वो कहता है कि टाइचिरो तैयार हो जाओ, हम पूरी पावर से हमला करेंगे। और इसके बाद अब टाइचिरो और सीरो दोनों ही हवा में आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद सीरो अपने एक्सप्लोजिव पंच का यूज करता है, जो उस ड्रैगन को लग तो जाता है, लेकिन इससे उसे उतना ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा था जितना उसे पहुंचना चाहिए। तभी वहां पर मे चिल्लाती है और वो कहती है कि पायरेट्स हम पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके जितने भी शिप थे वो एक जगह पर आकर अचानक से रुक गई थी। वैसे तो वो बहुत सारी शिप थी, लेकिन कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। ये देखकर मैं हैरान थी, लेकिन जब वो ये बात सीरो को बताती है तो सीरो कहता है कि उस पर से ध्यान हटा दो, अभी हमें पहले इस ड्रैगन से लड़ना है। यहाँ पर अभी वो ड्रैगन से लड़ ही रहे थे, तभी वो ड्रैगन आगे बढ़कर ए और मे दोनों पर ही हमला करने लगता है। और अभी मे को बचाना ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो हीलर है। ए तुरंत ही उसे वहां से धक्का दे देता है, लेकिन इतने में ही वो ड्रैगन ए के ऊपर पैर रख देता है और ए को खत्म कर देता है। जैसे ही ए वहां से एलिमिनेट होता है तो हम देखते हैं कि जो असलियत में ए का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, उसे जो गॉगल्स लगे थे वो लैग करने लगता है और उसमें से एक लाइट निकलती है और वो प्लेयर नीचे गिर जाता है। और इस चीज की आवाज टाइचिरो को भी आई थी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि टाइचिरो का खुद का भाई था। लेकिन टाइचिरो यहाँ पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि ये किसकी आवाज है, क्योंकि वो गेम में बिजी था, उसे अभी बस उस ड्रैगन को हराना था। इसके बाद अब यहाँ से ये कहानी सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो हम देखते हैं कि अब टाइचिरो का भाई असल में जो कि ये था वो गिर चुका था और टाइचिरो गेम के अंदर था। यहाँ पर सीरो देखता है कि अचानक से उस ड्रैगन के पंख भी निकल आए थे। वो समझ गया था कि क्या चल रहा है। वो तुरंत ही टाइचिरो और मे से कहता है कि वो दोनों ही गेम को लॉग आउट कर दे। अब पहले तो वो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में वो उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद सीरो कहता है कि ये ब्लैक बर्ड है, असल में ब्लैक बर्ड को बस एक बॉडी की जरूरत है, क्योंकि उसकी स्पिरिट हमेशा से इस हिल में जिंदा थी। इसके बाद अब टाइचिरो ने भी लॉग आउट कर दिया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीरो भी कोई और नहीं बल्कि टाइचिरो का फादर ही है। और वो तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन लगाकर अपने घर पर आने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि इस अटैक के बाद ए को यानी कि उसके बेटे आसुमा को चोट लगी है। अब तभी वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले ही सीरो अभी किसी से बात कर रहा था, और सीरो का हमारा मतलब टाइचिरो के फादर किसी से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब टाइम आ गया है, उसे मिशन को चालू करना होगा। यहाँ पर वो उस मिशन का नाम गुड नाइट
वर्ल्ड कह रहे थे। अब ये सीन यहाँ से चेंज होता और हम देखते हैं कि टाइचिरो सोच रहा था कि क्या वो फिर से गेम के अंदर जाए, मतलब लॉग इन करे या ना करे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज अभी उसके भाई के कमरे से आ रही थी। अभी टाइचिरो का भाई आसुमा टाइचिरो को ही चिल्ला रहा था। टाइचिरो जब वहां पर पहुंचकर आवाज लगाता है तो उसे आवाज सुनाई देती है, पर बहुत ही धीरे सुनाई दे रही थी। वो तुरंत ही गेट खोलकर अंदर जाता है तो वहां पर वो अपने भाई को नीचे पड़ा हुआ देखता है। उसका भाई कह रहा था कि उसे चोट लगी है। टाइचिरो को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो सच में उसके भाई को चोट लगी थी। वो बहुत डर गया था। तभी उसका ध्यान वहाँ कंप्यूटर पर जाता है जिसमें प्लेनेट गेम चालू थी और यहाँ पर वो एक एक प्लेयर को देख पा रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई थी। टाइचिरो अपने भाई को वहां पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। वैसे इसके बाद अब टाइचिरो भी वहां हॉस्पिटल पहुंचता है। वो अभी अपने भाई के सामने था। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम सच में प्लेनेट गेम खेलते हो, जिस पर उसका भाई कहता है कि हाँ, लेकिन बस अपने एक दोस्त के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसका दोस्त ज्यादा गेम ना खेले। और यहाँ पर वो अभी गेम के अंदर टाइचिरो की ही बात कर रहा था। टाइचिरो ये सुनकर काफी हैरान था और वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसके भाई को नहीं पता कि जिस कैरेक्टर की बात अभी वो कर रहा है वो असल में टाइचिरो खुद है, इसीलिए अब वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी टाइचिरो के फादर यानी कि गेम के अंदर जो सीरो है वो हॉस्पिटल से जाने लगे थे। कुछ नर्स उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, पर वो कहते हैं कि मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं अभी यहाँ पर रुक नहीं सकता। और इस तरफ हम देखते हैं कि अब नर्स यहाँ पर आसुमा के पास आती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। इस पर आसुमा कहता है कि जब वो गेम खेल रहा था तो अचानक से उसके गेमिंग गॉगल्स से उसे शॉक लगा, लेकिन यहाँ पर नर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर शॉक लगता भी तो उसकी कमर में दर्द कैसे हो सकता है। पर इस चीज पर वो कहता है कि तुम इस बारे में मेरे फादर से बात कर सकती हो, क्योंकि वो उसी कंपनी में काम करते हैं जिस कंपनी ने प्लेनेट गेम को बनाया है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि टाइचिरो अभी अपने घर की तरफ लौट रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसके भाई को पता चल गया कि जिसके साथ वो खेलता है और जिसे वो अपना दोस्त मानता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो तुरंत ही घर पहुंचकर फिर से इस गेम को खेलने के लिए लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके गेम में एक एरर आ जाता है और वहां पर सामने गेम पासवर्ड मांग रहा था। ये देखकर वो हैरान था कि ये कैसे हो सकता है। वो समझ जाता है कि किसी ने उसके गेम को हैक करने की कोशिश की है। अब टाइचिरो के फादर एक प्रोग्रामर है और उन्होंने उसे प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ सिखाया है, लेकिन टाइचिरो को ये याद नहीं आ रहा था कि उसे इसे हैक कैसे करना है। मगर कुछ भी हो, उसे अब पासवर्ड की जरूरत थी। उसे उस दिन की याद आती है जब उसकी बहन ने चाय गिरा दी थी और उसके फादर गुस्सा कर रहे थे, और उसी के बाद जस्ट उन्होंने कहा था कि एक प्रोग्रामर जो सबसे पहले टाइप करता है वो होता है हेलो वर्ल्ड। तो टाइचिरो भी वहां पर वही टाइप करता है, जिसके बाद अचानक से वो पासवर्ड सही साबित होता है। लेकिन टाइचिरो यहाँ पर गेम लॉगिन नहीं कर रहा था, वो पासवर्ड चेंज कर देता है। इसके बाद अब हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि जब टाइचिरो की छोटी बहन गायब हुई थी, उसी के बाद से टाइचिरो की मदर बिल्कुल शांत हो गई। वो किसी से बात नहीं करती और अपने ही काम में लगी रहती। और इसके बाद अचानक से वो कहीं चली गई और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है, और फिर किसी ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब हम वापस से यहाँ गेम के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि अभी पायरेट्स और उनका कैप्टन यानी कि पीको आ चुके थे अकाबे फैमिली पर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो बैरियर लगा हुआ था और वो अपने सारे अटैक्स करके देख चुके थे, लेकिन फिर भी वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बैरियर खुद सीरो ने अपनी पावर से बनाया था। पीको कहती है कि उसे किसी भी तरह से इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करना है, जिस चीज में सीगा कहता है कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा जरूर करेंगे। असल में सीगा उसका राइट हैंड मैन है और वो ये भी कह रहा था कि उसे ब्लैक बर्ड किसी भी कीमत पर चाहिए। मगर पीको कहती है कि तुम तो बहुत लालची हो, क्योंकि असल में पीको को ब्लैक बर्ड से कोई मतलब नहीं था। सीगा कहता है कि क्योंकि वो अपनी असली दुनिया में भी बिजनेस और पैसे से रिलेटेड मैगजीन ही पढ़ता है, इसीलिए उसे किसी भी कीमत पर ये ब्लैक बर्ड चाहिए। अब पीको कहती है कि ठीक है, तो तुम टाइचिरो से मिलने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें वो ब्लैक बर्ड की परमिशन देती हूँ, अगर वो मिलती है तो तुम उसे रख सकते हो। इस पर सीगा खुश हो गया था। वो दोनों डील करते हैं और यहाँ पर पीको अपनी कैप्टन की सारी पावर सीगा को दे देती है। तभी हम देखते हैं कि एक और शिप वहाँ पर आ रही थी और ये किसी और की नहीं बल्कि लियो की थी, और इसमें लियो और सासू माडा बैठे हुए थे। यहाँ पर सासू माडा भी पीको से कहता है कि उसके पास एक चीज है, असल में वो एक डिवाइस है जो कि इस बैरियर को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये ग्रेनाडा ग्रुप ने बनाया है, लेकिन इस पर पीको कहती है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद इतनी कैपेबल है कि इस बैरियर को डिस्ट्रॉय अकेले कर पाए। और इसके बाद अब वो जंप करती है और बैरियर के ऊपर अपने वेपन से बहुत तेज मारती है, जिस वजह से सच में वो बैरियर टूट जाता है। यहाँ पर पीको सारी जिम्मेदारियां सीगा को सौंप कर जाती है। हम देखते हैं कि अब जब वो नीचे कूद चुकी थी तो वहाँ पर उसे टाइचिरो मिलता है, जो कि अभी अभी गेम में ऑनलाइन आया था। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। पीको किसी भी कीमत पर टाइचिरो को पायरेट ग्रुप ज्वाइन कराना चाहती थी। लड़ाई के दौरान टाइचिरो को पता चलता है कि पीको पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन फिर भी लड़ाई के अंत में टाइचिरो की जीत होती है। पीको वहाँ पर रो रही होती है क्योंकि उसका इरादा कोई गलत नहीं था, पर टाइचिरो भी ये बात जानता था, लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं था। वो अपनी आकाबेनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता था। बाद में पीको उससे कहती है कि गेम में अगर तुम चाहो तो तुम आकाबेनी फैमिली का मेंबर बनकर रह सकते हो,
लेकिन रियल लाइफ में हम मिल सकते हैं। पर टाइचिरो ऐसा नहीं चाहता था। असल में वो ऐसा चाहता तो था, लेकिन वो अभी तक घर में ही रहा है। उसे बाहर निकलने से डर लगता है और वो ये नहीं जानता था कि अगर वो सच में पीको से मिला तो उससे क्या बात करेगा। उसे इसी बात का डर था, इस वजह से वो कहता है कि वो नहीं मिल सकता। मगर वो पीको को आकाबानी फैमिली ज्वाइन कराने का ऑफर देता है, मगर पीको मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उस फैमिली में ज्वाइन हो गई तो उसकी पोजीशन वहां पर टाइचिरो की सिस्टर की होगी, जो कि वो बनना नहीं चाहती। अब तभी उन लोगों को अचानक से पता चलता है कि सीगा ने उन्हें धोखा दिया है और वो सभी को ग्रुप में से निकाल रहा है। पहले वो ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन अब पीको ने उसे कैप्टन की जो पावर दे दी थी, इसीलिए अब वो अपने पायरेट ग्रुप से किसी को भी निकाल सकता था। यहाँ तक कि उसने पीको को भी ग्रुप से निकाल दिया था। ये देखकर पीको हैरान थी। वो तुरंत ही वहाँ शिप के ऊपर आती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी कुछ ही प्लेयर बचे हुए थे जो कि सीगा के खिलाफ थे, क्योंकि बाकी प्लेयर तो सीगा के दोस्त थे। तभी वो यहाँ पर आकर कहती है कि ये सब तुमने जरूर पैसे के लिए किया होगा, जिस पर सीगा कहता है कि हाँ बिल्कुल। और हमें ये भी पता चलता है कि वो लियो के साथ ऑलरेडी हाथ मिला चुका था और वो ये भी कह रहा था कि उसे आकाबानी फैमिली से दोस्ती नहीं करनी या उसे किसी मेंबर को अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं कराना, उसे उन्हें हराकर ब्लैकबर्ड को जीतना है। टाइचिरो कहता है कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, गेम बस एंजॉयमेंट के लिए होती है और अगर सच में तुम ब्लैकबर्ड को जीतना चाहते हो तो तुम दूसरे रास्ते से भी जीत सकते हो, तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। पर सीगा को वो रास्ता नहीं चुनना था। इसके बाद अब टाइचिरो और उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें टाइचिरो ने गुस्से में वो पूरी पायरेट शिप को ही डिस्ट्रॉय करने का फैसला कर लिया था। साथ ही टाइचिरो यहाँ पर अपनी गलती मानते हुए पीको से कहता है कि मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें तब अकेले जाने दिया, अगर तब मैं तुम्हारे साथ होता तो शायद तुम अपने ग्रुप में इस तरह के मेंबर को कभी ऐड नहीं करती। वैसे अब पीको अपने ग्रुप में नहीं है, इस वजह से टाइचिरो फैसला करता है कि वो उसके साथ फिर से ग्रुप बनाएगा और इस बार वो खुद की मर्जी से अच्छे मेंबर को चुनेगा। वैसे यहाँ पर जो बाकी के मेंबर थे जिन्होंने पीको का साथ अभी भी नहीं छोड़ा था, वो उस ग्रुप में ऐड होने के लिए तैयार थे। टाइचिरो पहले तो उन पर भरोसा नहीं कर रहा था, पर पीको बताती है कि इन पर भरोसा किया जा सकता है, ये उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब जब वो इतना बता रही थी तभी अचानक से वहां पर सीगा आ गया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वेपन के साथ आया था। असल में जो कोई भी पायरेट कैप्टन होता है उसके पास एक परमिशन होती है जिससे कि वो एक स्पेशल पायरेट आर्मर को पहन सकता है। ये एक रोबोट टाइप का आर्मर होता है। सीगा ने इसे पहन लिया था और उसकी पावर अब करीबन 3000 पायरेट जितनी हो चुकी थी। और जब टाइचिरो अपने स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करता है तो सीगा वहां पर सारी तलवारों को एक ही बार में रोक देता है और इसके बाद वो हमला करके टाइचिरो का एक हाथ भी काट देता है। वैसे टाइचिरो का हाथ सिर्फ गेम में कटा है, मगर टाइचिरो ने इसके बाद फिर से अपनी तलवार को स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उठाकर सीगा के शैडो पर डाल दिया था, जिस वजह से यहाँ पर सीगा जम जाता है। अब वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। वैसे तो वो लियो से हेल्प मांगता है, लेकिन लियो और सासुमाडा हेल्प करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर सीरो यहाँ पर आ गया तो वो उससे लड़ नहीं पाएंगे और वैसे भी ये सिर्फ उनका एक बहाना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीको टाइचिरो से कहती है कि हमें शिप को यहाँ पर अकेला छोड़कर चलना चाहिए। वैसे भी ये तो बस एक गेम है, लेकिन टाइचिरो गेम के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस था। वो कहता है कि ये बस गेम नहीं, पर पीको उसे समझाती है कि गेम आदमी इसीलिए खेलता है जिससे कि वो रिलैक्स फील कर सके। लेकिन टाइचिरो कहता है कि नहीं, उसे ये सब नहीं सुनना, उसे बस किसी भी तरह सीगा को हराना है। अब पीको उदास हो जाती है, मगर वो कहती है कि इसे हराने का एक तरीका है, हम पायरेट शिप का फ्लैग हटा देंगे तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए अब पीको खुद ही वहाँ केबिन में जाने लगी थी जहाँ पर पायरेट शिप का वो फ्लैग रखा हुआ था। लियो वैसे तो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीको उसे हरा देती है। अब जैसे ही वो वहाँ के केबिन में पहुंचती है तो यहाँ से सीन चेंज होकर हमें पीको को दिखाया जाता है। रियल लाइफ में उसका नाम हिनाको है और वो अपनी मदर के साथ रहती है और वो एक स्कूल गाइड है। उसकी मदर उसकी बहुत चिंता करती है, लेकिन हिनाको को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसकी मदर उसकी हर चीज का ध्यान रखती है, जैसे कि वो कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है, और उसे अपनी मदर की हर बात माननी पड़ती है। अब आगे वो स्कूल गई हुई थी। वैसे उसने गेम में जब टाइचिरो से मुलाकात की थी तो उसे वो बहुत पसंद आया था और इसीलिए वो उससे रियल लाइफ में मिलना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। और वो एक ऐसी लड़की है जो कि आसपास किसी से बात भी नहीं करती। अभी वो जब स्कूल से आ रही थी तो उसकी दोस्त कहती है कि क्या वो उसके साथ बाहर घूमने चलेगी, तो वो मना कर देती है। लौटते वक्त उसे एक बिल्ली दिखती है जो कि टाइचिरो की याद दिला रही थी। तभी वहाँ पर उसकी वो दोस्त आ गई थी। वो कहती है कि क्या वो उनके साथ घूमने जाना पसंद करेगी। अब हिनाको थोड़ा सोचकर हाँ कर देती है। वैसे उसकी मदर उसे कॉल कर रही थी, पर वो कॉल उठा नहीं रही थी और इसी तरह से हिनाको को आज रात हो जाती है और आज उसने बहुत ही इंजॉय किया था और वो समझ गई थी कि घर पर रहने से कोई फायदा नहीं, उसे बाहर भी निकलना चाहिए। जब वो घर पर वापस आती है तो उसकी मदर उस पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो उन्हें समझाते हुए कहती है कि आप मुझे इस तरह हमेशा से बांध कर नहीं रख सकते, मुझे भी बाहर निकलना होगा। इसके बाद उसकी मदर उस पर और भी गुस्सा हो गई थी और वो भी अपनी मदर से गुस्सा होकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। और इसके बाद अब हम वापस से करंट टाइम में आते हैं। हम देखते हैं कि जब पीको उस केबिन के अंदर गई थी तो वहाँ पर सीरो ऑलरेडी खड़ा हुआ था। वो तुरंत ही अटैक करके यहाँ पर पीको पर हमला कर देता है। पीको ये देखकर हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पीको बताती है कि वो तो सिर्फ टाइचिरो को बचाना चाहती है और वो भी सिर्फ गेम में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी। यहाँ पर पीको उससे पूछती है कि क्या तुम टाइचिरो से रियल लाइफ में मिले हो, जिस पर सीरो कहता है कि नहीं, बस वो ऑनलाइन फैमिली है। और जब पीको फिर से हमला कर रही थी तो इतने में ही सीरो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम हिनाको है। ये सुनकर पीको हैरान हो जाती है और वो रुक जाती है, जिसके बाद सीरो उसके पैर काट देता है और पीको वहीं पर गिर जाती है। सीरो बताना चालू करता है कि उसे पीको के बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि वो कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है और यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स का नाम क्या है। और उसने अपने गेमिंग कैरेक्टर का नाम पीको इसीलिए रखा क्योंकि उसके फादर ये नाम कहकर उसे बुलाते थे।
ये बात सुनकर पीको तो बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन इससे ज्यादा शॉकिंग बात अब ज़ीरो बताता है कि असल में पीको ब्लैकबर्ड का कोर है, यानी कि वो एक एआई है। लेकिन हमने अभी अभी पीको को रियल लाइफ में देखा था, इसका मतलब वो तो ह्यूमन है, फिर वो एआई कैसे हो सकती है? तो इसका कारण ये है कि उन्होंने कई सारे एआई क्रिएट किए थे और जब हिनाको ने लॉग इन किया तो वो एक एआई कैरेक्टर में चेंज हो गई, जिस वजह से वो अभी इतने टाइम से पीको के कैरेक्टर में खेल रही है। और जब वो उसे लॉग आउट करती है तो पीको का कैरेक्टर तब भी चलता रहता है। और ऐसे ही इस गेम में कई और एआई कैरेक्टर्स हैं और पीको उनमें सबसे खतरनाक इसीलिए थी क्योंकि वो ब्लैकबर्ड का कोर है और सीरो को किसी भी तरह से ब्लैकबर्ड को खत्म करना है, वरना वो पूरे वर्ल्ड पर बहुत बड़ा खतरा ला देगी। अब सीरो यहाँ पर पीको को खत्म कर देता है और रियल लाइफ में भी उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था ऐसा करके। वैसे अभी सीरो यानी कि टाइचिरो के फादर की जो सेक्रेटरी असिस्टेंट है हाना, उसने और भी कई एआई कैरेक्टर को डिलीट कर दिया था, मतलब वो गेम से अब हट चुके थे। वैसे अभी वहाँ शिप पर टाइचिरो इंतजार कर रहा था कि कब पीको उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय करेगी जिससे कि सीगा खत्म होगा, लेकिन अचानक से सीगा आजाद हो जाता और वो टाइचिरो पर हमला करके उसे हरा देता है। टाइचिरो अब डिसअपियर होने ही वाला था, इसका मतलब उसका कैरेक्टर अब मरने वाला था। वैसे वो बाद में फिर से समन हो सकता है, पर अभी के लिए वो हार गया था। साथ ही साथ शिप पर जितने भी पायरेट्स थे जो कि पीको और टाइचिरो के साइड थे वो भी मारे गए थे। टाइचिरो सीगा से कहता है कि वो किसी भी तरह से उसे हराएगा, उसे बस उसका इंतजार करना होगा। टाइचिरो अभी तुरंत ही समन नहीं हो सकता था, इस वजह से उसे बहुत टाइम लगेगा सीगा की बराबरी पर के लिए। और अब जैसे ही टाइचिरो वहां से डिसअपियर होता है तो हम देखते हैं कि आसमान से कुछ ब्लैक फेदर गिरने लगते हैं। ये देखकर सीगा हैरान था, लेकिन फिर लियो और सासुमाडा उसे बताते हैं कि वो लोग ब्लैकबर्ड को शमन कर रहे हैं। असल में सीगा ने उनके साथ डील इसीलिए की थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ब्लैकबर्ड को शमन कर सकते हैं। सीगा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसे 300 मिलियन एन मिलने वाले थे और कुछ ही देर में वहां पर ब्लैक बर्ड सामने आ जाती है, लेकिन उसके आते ही कुछ और भी क्रिएचर उसे घेर लेते हैं। ये क्रिएचर असल में गेम डेवलपर ने बनाए थे जिससे कि कोई भी वायरस अगर गेम के बीच में आता है तो ये उसे खत्म कर सके, लेकिन ब्लैक बर्ड इन्हें बहुत ही आराम से खत्म कर देती है। हमें पता चलता है कि ब्लैक बर्ड असल में एक वायरस है जो कि टाइचिरो के फादर ने बनाया था और इसका कारण शायद हमें आगे जाकर पता चलेगा। यहाँ पर ब्लैक बर्ड को देखते ही सीगा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन ब्लैक बर्ड की पावर के सामने वो कुछ भी नहीं था, जबकि सीगा अब तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है और उसका जो स्टेटस है वो 30,000 से ऊपर पहुंच चुका है। पर फिर भी ब्लैकबर्ड उसे नीचे गिराने लगी थी और ब्लैकबर्ड को देखकर वो इतना डर गया था कि वो तुरंत ही लॉग आउट कर देता है और अपने गेमिंग गॉगल्स को नीचे फेंक देता है। अभी दूसरी तरफ हम टाइचिरो के फादर को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान थे और वो अपनी असिस्टेंट हाना से कह रहे थे कि ब्लैकबर्ड अभी तक खत्म नहीं हुई है और उसे अभी किसी भी हालत में रोकना होगा, वरना वो ना जाने कितने प्लेयर को रियल लाइफ में भी मार देगी। अब इसके बाद ये सीन फिर से यहाँ से चेंज होता और हम आते हैं सीगा के पास। रियल लाइफ में उसने गॉगल्स नीचे फेंके थे, पर वो सोच रहा था कि उसे ब्लैकबर्ड से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, उसे उसका सामना करना होगा। और वो तुरंत ही गेमिंग गॉगल वापस उठाता और उन्हें पहन लेता है, लेकिन वो अभी गेम में नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके गेमिंग गॉगल्स अब टूट चुके थे। तभी वो देखता है कि उसके पीछे कोई और है और उसके पीछे ब्लैकबर्ड थी। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन फिर ब्लैकबर्ड वहां से गायब हो जाती है और उसे लगता है कि शायद उसने ये सपना देखा है। वैसे इसके बाद अब वो वहाँ पास के ऑनलाइन कैफे की तरफ जा रहा था गेम को वापस से लॉग इन करने के लिए और साथ ही साथ अपने लिए नए गॉगल्स लेने के लिए, लेकिन रास्ते में ही एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन ट्रक के टक्कर मारने से पहले उसे एक मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नंबर 1। वो ये देखकर हैरान था, पर जब टक्कर लगती है तो वहां पर ही वो खत्म हो जाता है। मगर तभी उसकी नींद खुलती है और वो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि अभी अभी क्या हुआ, तभी अचानक से उसके घर में आग लग जाती है और उसे मैसेज आता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नंबर 2। और इस आग में भी वो जल गया था, वो आग को बुझा नहीं पाया था, लेकिन फिर से वो नॉर्मल हो जाता है। अब नंबर 3 का टेस्ट होता है और यहाँ पर उसका नेबर वहां पर आकर उसे चाकू मार देता है। अब इसी तरह उसके साथ कई सारे टेस्ट किए जा रहे थे और हर टेस्ट के बाद वहां पर ब्लैकबर्ड आकर उससे कहती कि अभी तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं बने हो कि तुम इस टेस्ट को पास कर सको। अब सीन यहाँ से चेंज होकर वापस से गेम के अंदर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियो और सासुमाडा बैठकर अभी देख रहे थे कि ब्लैक फेदर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि अब सीगा उन्हें गेम में कभी देखने को नहीं मिलने वाला। लियो बताता है कि ब्लैकबर्ड जिसे एक बार चुन ले फिर वो बच नहीं सकता और यहाँ पर एक नई वर्ल्ड ओपन होती है, यानी कि सीगा अब ना ही गेम में रहेगा और ना ही रियल वर्ल्ड में, वो किसी बीच के वर्ल्ड में जाकर फंस चुका है। और ऐसा भी हमने देखा, उसके साथ वही इंसिडेंट बार बार हो रहे थे और ये सब ब्लैकबर्ड ही कर रही थी और यही सबसे खतरनाक वायरस है। दूसरी तरफ टाइचिरो अभी उसी गेम में एक सिटी की तरफ समन हुआ था और उसे मजा नहीं आ रहा था, इस वजह से वो अपने गेमिंग गॉगल उतारकर बाहर आता है। तभी उसे उसकी मदर वहां पर दिखती है। वो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो पूछता है कि आप इतने टाइम से कहां पर थी। वो बताती है कि वो एक नेट कैफे में काम करती है और वहीं पर रहती है। इसके बाद अब टाइचिरो उन्हें बताता है कि उसके फादर और उसका भाई अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान थी। वो कहती है कि हमें उन्हें देखने के लिए चलना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों वहाँ हॉस्पिटल की तरफ चले गए थे। अब जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें अचानक से ब्लैक फेदर गिरते हुए दिखते हैं और जैसे ही ये वहां उस रूम के बाहर आए थे जहां पर आसुमा को रखा गया है, तो वो देखते हैं कि आसुमा की आंखों से ब्लैक लिक्विड निकल रहा है। ये देखकर टाइचिरो बहुत ही ज्यादा डर गया था, साथ ही साथ उसकी मदर भी डर गई थी। वो तो इतना डर गई थी कि वो तो वहां से भाग ही जाती है। टाइचिरो तुरंत ही डॉक्टर को वहां पर बुलाता है और डॉक्टर जब वहां पर आकर देखते हैं तो अब आसुमा ठीक हो चुका था। डॉक्टर कहते हैं कि शायद ऐसा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। वैसे वो ये भी कहते हैं कि अगले दिन वो आसुमा को ले जा सकते हैं।
अब उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है, लेकिन टाइचीरो को ऐसा नहीं लग रहा था। पर आसुमा कहता है कि नहीं, अब वो पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। वैसे यहाँ पर आसुमा टाइचीरो से माफी मांगते हुए कह रहा था कि मैंने तुमसे एक बार कहा था कि प्लेनेट गेम बकवास है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे ये भी कहा कि मैं अपने दोस्त के लिए ये गेम खेलता हूँ, मगर असल में वहाँ पर मेरी एक फैमिली है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसी वजह से मैं इतने टाइम से प्लेनेट गेम खेल रहा हूँ और मैं तुम्हें भी सजेस्ट करता हूँ। ये सुनकर टाइचीरो हैरान था और अब टाइचीरो फाइनली फैसला करता है कि वो आसुमा को सब कुछ सच सच बता देगा। वो उसे बता देता है कि असल में वही टाइचीरो है, मतलब वो अपने गेम का नाम बता रहा था। ये सुनकर आसुमा बहुत ज्यादा हैरान था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई ही सच में गेम में उसका भाई बना है, और वो तुरंत ही उठकर उसे गले लगा लेता है। वैसे अब बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों अब वापस से अपने घर पर जाने लगे थे। घर जाते वक्त अभी वो बस स्टॉप पर रुके थे। तब आसुमा चेक करता है कि उसके पास तो छुट्टे पैसे ही नहीं है। टाइचीरो कहता है कि मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, और वो तुरंत ही आसपास के किसी शॉप पर गया था। अब आसुमा यहाँ पर अकेला खड़ा हुआ था, तभी उसके फादर की असिस्टेंट यानी कि हाना वहां पर आती है और उससे कहती है कि देखो, तुम प्लेनेट गेम को फिर से लॉगिन करने की कोशिश मत करना। असल में शायद इन लोगों को पहले से पता है कि आसुमा ब्लैक बर्ड से इन्फेक्टेड हो चुका है, और ये कहकर वो वहां से चली गई थी। टाइचीरो वहां पर आता है और वो दोनों वापस से घर लौट कर आते हैं। टाइचीरो उसको खाना देता है, जिसके खाने के बाद वो वहां से कमरे की तरफ जाने लगा था। वो कह रहा था कि मेरा गेमिंग गॉगल तो टूट चुका है, इसका मतलब हम अभी गेम नहीं खेल सकते, हमें दूसरा लेकर आना होगा। वैसे अब जब वो कमरे में गया था तो टाइचीरो यहाँ पर रो रहा था, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसे ऐसा ही चाहिए था, और ये उसके खुशी के आंसू थे। दूसरी तरफ हम कमरे में देखते हैं कि अभी आसुमा उसी टूटे हुए गेमिंग गॉगल को पहनकर लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइचीरो के कंप्यूटर की तरह ही इसके फादर ने आसुमा के कंप्यूटर पर भी एक लॉक लगा दिया था, जो कि कोड मांग रहा था। अब आसुमा को तो नहीं पता था और ना ही उसे प्रोग्रामिंग की नॉलेज थी। इस वजह से वो तुरंत ही अपने गेमिंग गॉगल उतारता है और टाइचीरो को आवाज लगाने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि उसके कमरे में और ना ही नीचे कोई भी वहां पर नहीं है, और उसे वो जगह भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी। वो थोड़ी डरावनी टाइप की थी। और जब वो वहां से नीचे आता है तो अचानक से उसे भी वही मैसेज आता है जो सीगा को आया था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नंबर 1 चालू होता है। और वहां पर अचानक से एक बड़ा सा ट्रक आकर आसुमा से टकराने ही वाला था, लेकिन तभी हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइचीरो जब आसुमा के कमरे में उसे बुलाने आया था तो वो देखता है कि आसुमा नीचे पड़ा हुआ है और उसने अपने गेमिंग गॉगल पहन रखे हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया था कि इसे क्या हो गया। वो एम्बुलेंस को फोन करने ही वाला था, लेकिन इतने में ही वहां पर उसके फादर की असिस्टेंट हाना आ जाती है। वो कहती है कि एम्बुलेंस को बुलाने का कोई फायदा नहीं, अब ये मारा जा चुका है। ये सुनकर टाइचीरो बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही हाना पर हमला करने लगता है, लेकिन हाना कहती है कि वो ऐसा करके अपने भाई को नहीं बचा सकता, अब उसका भाई मर चुका है। पर तभी अचानक से आसुमा का हाथ हिलता और वो दोनों ये देखकर बहुत ही शॉक थे। अब यहाँ पर हाना बताती है कि असल में ये ब्लैक बर्ड के वायरस के कारण हो रहा है। पहले उसे लगा था कि शायद आसुमा भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन तब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। असल में यहाँ पर हाना उस मोमेंट की बात कर रही थी जब वो रेड ड्रैगन के अंदर ब्लैक बर्ड की स्पिरिट आई थी और उसने आसुमा को अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। तब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, क्योंकि वो सिर्फ स्पिरिट थी। लेकिन फिर भी ब्लैक बर्ड धीरे धीरे आसुमा के माइंड पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हाना भी नहीं कह सकती कि आसुमा खुद को कब तक संभाल पाएगा। टाइचीरो उसके गेमिंग गॉगल उतार कर देखता है तो यहाँ पर आसुमा की आंखों से वही ब्लैक लिक्विड फिर से निकलने लगा था, और अब उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। हाना टाइचीरो से पूछती है कि तुम्हारे भाई को बचाने के लिए क्या तुम अपनी जान दे सकते हो। इस पर टाइचीरो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। हाना ये देखकर हैरान थी। वो कहती है कि ठीक है, फिर हमें चलना होगा, जिसके बाद वो उसे लेकर कहीं जाने लगती है। असल में अभी वो उन दोनों को वहां पर लेकर जा रही थी जहां पर वो काम करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में अभी आसुमा की जान इसलिए बच गई थी क्योंकि जैसे ही उसे मैसेज आया और उस ट्रक ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की, तभी वो सामने से हट गया था। इसके बाद हम यहाँ से सीधा ही उस लेबोरेटरी में आ जाते हैं जहाँ पर टाइचीरो के फादर काम किया करते थे। यहाँ पर आने के बाद अभी हाना टाइचीरो को बताती है कि उनके पास वो मशीन है जिससे कि वो टाइचीरो को वहां पर उस बर्ड केज वाली जगह पर भेज सकते हैं जिस जगह पर आसुमा बंद है। टाइचीरो तैयार था और अब हाना उसे गुड बाय कहकर वहां से उस वर्ल्ड में भेज देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब आसुमा उस ट्रक से बच गया था तभी उसकी तरफ एक एम्बुलेंस आने वाली थी उसे टक्कर मारने के लिए। इस बार वो बच नहीं पाता, लेकिन इतने में ही टाइचीरो सामने आकर अपनी पावर से उस एम्बुलेंस को रोक लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अपने भाई से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस चीज पर आसुमा कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। वैसे वो यहाँ पर टाइचीरो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक बर्ड यहाँ पर टाइचीरो की तरफ आने लगी थी और अब वो टाइचीरो पर हमला भी कर देती है, लेकिन टाइचीरो भी यहाँ पर अपनी टेक्निक का यूज करते हुए कुछ थ्रेड पावर को उस ब्लैक बर्ड के ऊपर लगाता है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे वो भी जानता था कि ब्लैक बर्ड को मारना इतना आसान काम नहीं है, और उसकी ये बात सही भी थी क्योंकि असल में वो ब्लैक बर्ड नकली थी और वो एक क्लोन था। और तभी वहां पर वो असली वाला ब्लैक बर्ड आ जाती है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर थी। टाइचीरो जब उसे पंच करने की कोशिश कर रहा था तो उसने अपनी पावर से यहाँ पर टाइचीरो का हाथ ही ब्लास्ट कर दिया था और अब उसके पास सिर्फ एक ही हाथ था। लेकिन तभी उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो कोड हेलो वर्ल्ड याद आता है और वो जैसे ही उस कोड को कहता है तो अचानक से उस बर्ड केज के अंदर से एक एनर्जी फैलती है और एक बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है वहां पर, जिसके बाद वो ब्लैक बर्ड टाइचीरो के शोल्डर पर आ चुकी थी और अभी वो बेहोश थी, उसकी आंखें बंद थी। टाइचीरो कह रहा था कि ये फिर से होश में आ सकती है, इससे पहले तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर तभी अचानक से एक लाइट वहां आसमान में दिखती है जो अभी आसुमा को वहां से खींचने लगी थी।
पहले टाइचिरो ने उसे बता दिया था कि असल में ये वर्ल्ड नकली है और असली वर्ल्ड में अभी तुम सोए हुए हो। अब आसुमा वहां से जाने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम साथ नहीं आ रहे हो। इस चीज पर टाइचिरो कहता है कि नहीं, वो नहीं आ सकता। अब आसुमा रोते हुए बाहर आ जाता है और यहाँ पर रियल वर्ल्ड में उसकी आंखें खुलती है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो सासुमाडा से कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि ब्लैकबर्ड धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है और शायद ऐसा इस वजह से हो रहा है कि उसने किसी गलत शिकार को पकड़ लिया और कोई उस पर जीत हासिल करने वाला है। हमें कुछ करना होगा। इसके बाद फिर से ये सीन चेंज होता है और अब हम वापस से उस लेबोरेटरी में आ जाते हैं जहाँ पर जैसे ही आसुमा की आंख खुलती है तो उसके सामने टाइचिरो था। वो उसे देखकर हैरान था क्योंकि उसे लगा था कि अब वो टाइचिरो को कभी नहीं देख पाएगा। वो कहता है कि अभी अभी उसने बहुत बुरा सपना देखा और जो कुछ भी उसके सपने में हो रहा था उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल रियल हो रहा है। यहाँ पर टाइचिरो उसे बताता है कि असल में वो उस बर्ड केज के अंदर नहीं आया था बल्कि उसके जाने के पहले ही हाना ने खुद से एक क्लोन क्रिएट किया था और ये बस उसका एआई वर्जन था जिसके अंदर टाइचिरो की सारी यादें और पर्सनालिटी मिली हुई थी, जिस वजह से वो एक परफेक्ट क्लोन बना था और उसने वहां पर ब्लैक बर्ड को हराया जैसा कि टाइचिरो करता। लेकिन वहां टाइचिरो फंस सकता था, इस वजह से टाइचिरो को नहीं भेजा और अब वो उसका क्लोन एआई वहीं पर फंसा हुआ है। अब यहाँ पर टाइचिरो अपने भाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, जिसके बाद हाना, टाइचिरो और आसुमा तीनों ही वापस घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गाड़ी में जब वो हाना से पूछते हैं कि वो जगह कौन सी थी जहाँ पर तुम हमें ले गई थी, तो वो बताती है कि वो एक लेबोरेटरी थी जहाँ पर तुम्हारे फादर काम किया करते हैं। वो यहाँ पर ये भी बताती है कि असल में वो उस कंपनी के मैनेजर हैं जिस कंपनी ने प्लेनेट गेम को बनाया है। वो बताती है कि उनके फादर ने ही प्लेनेट गेम को डिजाइन किया है, साथ ही साथ बर्ड केज और ब्लैक बर्ड भी उसके फादर ने ही बनाया है। ये सुनकर टाइचिरो और आसुमा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। टाइचिरो तो कहने लगा था कि उसके फादर ने आखिर ऐसा क्यों किया, अगर वो प्लेनेट गेम बना रहे थे तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ब्लैक बर्ड जैसा वायरस बनाना ये तो गलत था। पर टाइचिरो के फादर असल में गेम में बैलेंस बनाकर रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्लैक बर्ड जैसा वायरस बने, मगर वो उनकी गलती से बन गया और उन्हें नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मगर टाइचिरो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वैसे भी पहले से ही उसके मन में अपने फादर के लिए बहुत ही कड़वाहट भरी हुई है। यहाँ पर आसुमा कह रहा था कि इसी वजह से टाइचिरो को सीरो ज्यादा पसंद है क्योंकि वो चाहता है कि उसके फादर भी सीरो की तरह हो। यहाँ पर हाना उन्हें कुछ बताने वाली थी मगर तभी वो चुप हो जाती है और शायद वो यहाँ पर यही बताती कि असल में सीरो उसके फादर ही हैं। वैसे वो लोग अब अपने घर पहुंच चुके थे। आगे हम देखते हैं कि जब टाइचिरो के फादर को ये बात पता चलती है कि आसुमा हॉस्पिटल में है तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचने पर वहां का गार्ड उन्हें बताता है कि आसुमा तो पहले ही यहाँ से चेकआउट करके जा चुका है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि अब उनके बेटे की तबीयत ठीक हो चुकी है। वो तुरंत ही वहां से अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। यहाँ टाइचिरो के घर के सामने हम देखते हैं कि अभी वो आसुमा तो तुरंत ही घर के अंदर चला गया था, लेकिन अब बाहर टाइचिरो हाना से पूछता है कि आखिर उसके डैड क्या कर रहे हैं। मतलब उन्हें पता है कि ब्लैक बर्ड गेम को हैक करने वाली है और वो रियल वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इसके लिए उसके फादर क्या कर रहे हैं। इस चीज पर हाना कहती है कि उसके फादर कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्लैक बर्ड को यानी कि उस एआई को खत्म कर सके। ये थोड़ा मुश्किल है पर वो हार नहीं मान रहे। वो ये भी बताती है कि ज्यादा टाइम गेम में लॉगिन रहने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है और वो ज्यादा टाइम अब ऑनलाइन नहीं रह सकते, इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। साथ ही वो ये भी कहती है कि टाइचिरो को अपने फादर के साथ रिलेशन सही कर लेना चाहिए, पर इस पर टाइचिरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और अब वो उसे कहानी सुनाता है अपनी छोटी बहन की। वो कहता है कि मेरी छोटी बहन किसी नॉर्मल बच्चे की तरह हर काम में परफेक्ट नहीं थी और ये चीज उसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक बार वो किताब भूल आई तो उसके फादर ने जबरदस्ती उसे रात के 10 बजे स्कूल भेजा। वो चली गई लेकिन फिर वो लौटकर नहीं आई और उनसे इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी उसने कभी भी अपनी गलती मानी नहीं है। इस वजह से वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अब जब वो इतना कह रहा था तभी वहां पर उसके फादर आ गए थे और यहाँ से ये सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि अभी ग्रेनाडा ग्रुप की एक मीटिंग चल रही थी। तभी अचानक से वहां पर लियो आ जाता है और उसके साथ सासुमाडा भी था। लियो यहाँ पर आकर कहता है कि अब उसे बोरिंग वर्ल्ड में मजा नहीं आता, असल में वो रियल वर्ल्ड की बात कर रहा था और यहाँ पर अभी जितने भी प्लेयर थे वो सब रियल वर्ल्ड के ही थे। लेकिन फिर लियो बताता है कि असल में उसका सबसे अच्छा दोस्त यानी कि वो सासुमाडा एक एआई है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए थे, उन्हें लगा था कि वो रियल प्लेयर है क्योंकि वो भी उनके ग्रुप का एक मेंबर है। और फिर लियो बताता है कि सासुमाडा की तरह ही यहाँ पर इस प्लेनेट गेम के अंदर कई सारे एआई कैरेक्टर बनाए गए थे और वो कुछ के नाम भी लेता है और उनमें से एक नाम पीको का भी था। वो बताता है कि बाकी सब एआई तो कंप्यूटर है और उन्हें पता भी नहीं कि वो क्या है, लेकिन सासुमाडा ही इकलौता एक ऐसा एआई है जिसे पता है कि वो कौन है। मतलब उसे पता है कि वो कंप्यूटर है और उसे किसी और ने क्रिएट किया है। वो रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकता, लेकिन वो लियो का सबसे अच्छा दोस्त है और लियो चाहता है कि वो हमेशा सासुमाडा के साथ रहे। लेकिन ये असलियत नहीं है क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड में भी रहना पड़ेगा और वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन सासुमाडा रियल वर्ल्ड में नहीं आ सकता, इसलिए लियो ये सब कर रहा है। उसे बस किसी तरह से सासुमाडा को रियल वर्ल्ड में लाना है या फिर खुद यहाँ प्लेनेट गेम के अंदर रहना है। अब जब वो सारे लोग उसकी बात सुन रहे थे तभी अचानक से वहाँ ब्लैक फेदर गिरना चालू हो जाते हैं और ब्लैक बर्ड वहाँ पर आकर सभी पर हमला करने लगती है। यहाँ पर बहुत सारे क्लोन थे जो कि सभी प्लेयर्स की एनर्जी को ले रहे थे और उन्हें इन्फेक्टेड कर रहे थे। लियो ये सब जानता था लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि यही उसका प्लान है। वो उनकी एनर्जी से मदद कर रहा था ब्लैक बर्ड को और ज्यादा ताकतवर होने में। और यहाँ पर जितने भी प्लेयर अभी फंसे थे वो रियल वर्ल्ड में भी अब कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे और ना ही वो प्लेनेट गेम के अंदर माने जाएंगे और ना ही रियल वर्ल्ड में, वो बस बर्ड केज के अंदर फंस कर रह जाएंगे। अब वापस से हम यहाँ पर टाइचिरो के घर के सामने आते हैं
हम देखते हैं कि अभी टाइचिरो के फादर हाना से कह रहे थे कि तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। हाना उन्हें बताती है कि उनके बेटे आसुमा को ब्लैक बर्ड ने इन्फेक्टेड कर दिया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही घर के अंदर जाने लगे थे। तभी वहाँ पर आसुमा बाहर आता है और वो देखते हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक है। आसुमा बताता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, पर उसके फादर को यकीन नहीं था। वो कहते हैं कि अभी मुझे तुम्हारे ब्रेन को चेक करना होगा। असल में ब्लैक बर्ड लोगों के ब्रेन को ही अफेक्ट करती है, क्योंकि वो लोग तब गेम में होते हैं और उनका ब्रेन गेम के अंदर ही चलता रहता है। अब वो वहाँ से उसे ले जाने लगे थे, तभी टाइचिरो उन्हें रोक देता है। वो यहाँ पर उनकी विग उतारते हुए चिल्ला रहा था और कह रहा था कि इस बार भी जो कुछ हुआ है वो सब आपकी गलती है। आसुमा को उस ब्लैक बर्ड ने इस वजह से इन्फेक्ट किया क्योंकि आपने उस ब्लैक बर्ड को क्रिएट किया। अब उसके फादर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। टाइचिरो वहाँ पर उनकी हर गलती को गिना रहा था और अब वो उन्हें पंच भी करने वाला था, लेकिन इतने में आसुमा खुद ही अपने फादर को पंच कर देता है। उसके फादर वहां से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद वो बताता है कि उसने गलती से उन्हें मार दिया। वैसे ये उसकी गलती नहीं थी, वो कह रहा था कि उसने टाइचिरो को रोकने के लिए ऐसा किया और उसके बाद अब वो हाथ आगे बढ़ाता है। टाइचिरो कहता है कि अब वो इस चीज को सहन नहीं कर सकता और अपने फादर के साथ अब वो रह नहीं सकता। वो तुरंत ही वहां से भागने लगा था। उसके फादर उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं, जबकि उनकी तबीयत खराब है और उनसे भागते भी नहीं बन रहा था। लेकिन अचानक से ही कुछ अजीब सा होता है। उनके जो दोनों पैर थे वो कट चुके थे और वो नीचे गिर जाते हैं। टाइचिरो तुरंत ही रुककर पीछे देखता है और वहीं पास में हम एक गिलहरी को बैठे हुए देखते हैं। और इसी टाइम पर अभी बाकी वर्ल्ड में भी अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। ब्लैक फेदर रियल वर्ल्ड में गिरना शुरू हो गए थे। साथ ही साथ रियल वर्ल्ड में अजीब अजीब मॉन्स्टर भी दिखाई दे रहे थे जो कि लोगों पर हमला कर रहे हैं। अब वापस से हम टाइचिरो के पास आते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो गिलहरी है ये असल में एक मॉन्स्टर है और इसे प्लेनेट गेम के अंदर लेवल 7 का मॉन्स्टर माना जाता है। यहाँ पर वो गिलहरी अभी टाइचिरो पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन इतने में ही एक हेयर बॉल सामने आ जाती है जो कि उस गिलहरी को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और आसुमा आगे बढ़कर उस गिलहरी को पकड़ लेता है, साथ ही उसका वेपन भी ले लेता है। लेकिन वो उस मॉन्स्टर को कुछ भी करे इसके पहले ही वो वहां से भाग गया था। अब हम देखते हैं कि अभी आसुमा अपने फादर को उठा लेता और वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि अभी हुआ क्या। पर अब टाइचिरो के फादर समझ जाते हैं कि अभी क्या चल रहा है। वो हाना से एक स्पेशल वर्ड को कहने की कहते हैं और जैसे ही वो उस वर्ड को स्पेल करती है तो अचानक से टाइचिरो के फादर के पैर वापस से रिक्रिएट होने लगते हैं। ये देखकर टाइचिरो और आसुमा तो और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो तुरंत ही वापस अपने घर पर लौट कर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अभी जब वो टेलीविजन ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो मॉन्स्टर अचानक से अपीयर हुए थे। अभी टाइचिरो के फादर और हाना दोनों ही समझाते हैं कि असल में ब्लैक बर्ड वायरस ने गेम को हैक कर लिया और उसने पूरे वर्ल्ड पर काबू करना चालू कर दिया है और ये जितने भी लोग थे वो सारे अब गेम के अंदर हैं। प्लेनेट गेम के अंदर नहीं बल्कि वो बर्ड केज जो कि उनके रियल वर्ल्ड की तरह बना हुआ है, वो सारे उसके अंदर आ चुके हैं। और इस बात पर अब टाइचिरो ने फिर से ब्लेम करना चालू कर दिया था अपने फादर को। लेकिन तभी टेलीविजन पर उसे अपनी मदर दिखाई देती है जो कि अभी नॉर्थ साइड के रेलवे स्टेशन पर है और कुछ मॉन्स्टर उन पर हमला करने वाले हैं। ये देखते हुए टाइचिरो तुरंत ही वहां से उनकी मदद करने के लिए भागता है और आसुमा भी उसके पीछे भागता है। उनके जाने के बाद अभी टाइचिरो के फादर रोने लगे थे क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। असल में हमें पता चलता है कि ये जितनी भी चीजें उन्होंने क्रिएट की है ये बस एक बिजनेस डील का हिस्सा थी। उस बिजनेसमैन को भी नहीं पता था कि इससे ये सब होने वाला है। मगर यहाँ पर हाना उन्हें हौसला देते हुए कहती है कि आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है, आपको अभी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, बल्कि आपको तो पूरी दुनिया को बचाना है। और अब टाइचिरो के फादर खड़े हो जाते हैं और ये सीन यहाँ से चेंज होता है। हम देखते हैं कि टाइचिरो और आसुमा दोनों ही वहाँ बाहर आ चुके थे और अब वो अपनी मदर को ढूंढ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है जिसने एक पत्थर अभी उनकी मॉम की तरफ फेंका था। वो अपनी मॉम को तो किसी तरह बचा लेते हैं, पर अब उस मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो अब इन तीनों पर ही हमला करने वाला था। पर इतने में ही वहां पर टाइचिरो के फादर आ गए थे और उन्होंने वहां एक्सप्लोसिव पंच अटैक का यूज किया था जो कि उन्होंने गेम के अंदर सीरो के तौर पर किया था। इस वजह से वो मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो टाइचिरो के फादर को वहां पर अटैक करके दूर फेंक देता है और उसके फादर सीधा एक बिल्डिंग से जाकर टकराते हैं। और इसके बाद अब वो मॉन्स्टर यहाँ पर टाइचिरो, उसकी मदर और आसुमा पर हमला करने वाला था। पर यहाँ पर टाइचिरो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से बाहर आ जाता है और अपनी मदर और आसुमा को भी ले आता है। आसुमा तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि वो लोग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइचिरो की मदर को भी अपनी पति की चिंता हो रही थी। वहां पर हम देखते हैं कि टाइचिरो के फादर को भी अब गुस्सा आ गया था और उन्होंने भी अपनी मल्टी पंच अटैक से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो वहां नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इतनी पावर आने की वजह से ही उन्होंने उस मॉन्स्टर को हराया था। और जब आसुमा और टाइचिरो ये सब का कारण पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने हाना के साथ मिलकर ब्लैक बर्ड के वायरस की जो दुनिया है यानी कि बर्ड केज उसे हैक कर लिया है। वैसे अभी टाइचिरो की मदर खुश थी क्योंकि उनकी फैमिली फिर से रियूनाइट हो चुकी है, मगर डर के मारे अभी उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वो बाकी सभी को तो पहचान रही थी लेकिन हाना उन्हें अपनी बेटी की तरह लग रही थी। मगर इस चीज पर टाइचिरो के फादर उन्हें सेक करते हुए बताते हैं हाना उनकी बेटी नहीं है, वो पहले ही मारी जा चुकी है। पर वो भी इतना खो चुके थे कि वो बहुत तेजी से टाइचिरो की मदर को हिला रहे थे। आसुमा कहता है कि उसकी मदर को इससे तकलीफ हो रही है, पर वो बार बार कह रहे थे कि उनकी बेटी अब नहीं रही, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। इतने में ही टाइचिरो उन्हें पीछे से तलवार मार देता है जिसकी वजह से वो टाइचिरो को वहां से दूर फेंक देते हैं। मगर बाद में वो उससे माफी भी मांगते हैं। अब टाइचिरो तो वहां से जाने लगा था क्योंकि उसे यहाँ पर और नहीं रुकना था, लेकिन टाइचिरो के फादर ऐसा नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि हमें रुकना चाहिए, हमें साथ में ही रहना होगा।
मगर टाइचिरो उनकी बात नहीं सुनता। आसुमा टाइचिरो के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से अभी उन सभी को साथ में रहना चाहिए, तभी वो इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आसुमा ये भी कहता है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरह से फैमिली बनाकर रह रहे थे वो रियल वर्ल्ड में भी इस तरह से रह सकते हैं। लेकिन टाइचिरो के अंदर अपने फादर को लेकर बहुत बुरी यादें भरी हुई थी। उसने कई साल अकेले रहकर गुजारे हैं क्योंकि उसके फादर बिल्कुल उसे पसंद नहीं थे। पर उसे जब प्लेनेट गेम के अंदर अपनी फैमिली याद आ रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था और इसी खुशी की वजह से उसके अंदर से एक ब्लैक स्पिरिट बाहर निकलती है। तभी वहां पर लियो भी आ जाता है और हम देखते हैं कि ये ब्लैक स्पिरिट असल में सासुमाडा था। वो जानबूझकर टाइचिरो के अंदर था क्योंकि टाइचिरो के अंदर बहुत दुख भरा हुआ था, बहुत पेन था, इस वजह से उसने टाइचिरो की बॉडी को पोजेस कर लिया था। यहाँ पर आने के बाद अभी जब टाइचिरो के फादर लियो और सासुमाडा पर हमला करने वाले थे, क्योंकि ये सारी गलती उन्हीं की है। ब्लैकबर्ड तो सिर्फ कहने के लिए मेन दुश्मन है, बल्कि असलियत में तो लियो और सासुमाडा ही मेन विलेन थे, क्योंकि उन्होंने ही इन लोगों को यहाँ इस दुनिया में फंसाया है। यहाँ तक कि उन्होंने पूरी दुनिया को इस दुनिया में कन्वर्ट कर दिया, और वो भी सिर्फ इसीलिए जिससे कि लियो सासुमाडा के साथ रह सके। अब टाइचिरो के फादर जब उन पर हमला कर रहे थे तो सासुमाडा ने बहुत ही आसानी से उन्हें वहां से दूर फेंक दिया था, क्योंकि सासुमाडा तो एक एआई है जिसने बर्ड केज को हैक किया है, जिसकी वजह से उसके पास बर्ड केज की पूरी पावर है और वो अगर चाहे तो एक ही अटैक में यहाँ पर इन सभी को खत्म भी कर सकता है और कोई भी उसे कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसके बाद अब लियो और सासुमाडा वहां से जाने वाले थे और वो ये भी कह रहे थे कि अब तुम्हें यहीं रहना है, क्योंकि लियो और सासुमाडा साथ में रहना चाहते थे, इसीलिए उनके लिए तो यही रियल वर्ल्ड है। लेकिन इस चीज पर हाना चिल्ला पड़ती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी, वो किसी भी तरह से सासुमाडा को हराएगी या फिर उसे बर्ड केज से डिलीट करेगी, जिससे कि बर्ड केज ही खत्म हो जाए। पर इस चीज पर सासुमाडा अपने एक ही अटैक से हाना को यहाँ पर ब्लास्ट कर देता है और वो खत्म हो जाती है। ये देखकर टाइचिरो के फादर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपनी पावर से हाना को हील करने की कोशिश करते हैं पर हाना हील ही नहीं हो रही थी। उनकी पावर अचानक से कम पड़ने लगी थी और वो कितना भी पावर क्यों ना जुटा ले, लेकिन अब वो हाना को फिर से ठीक नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे लियो और सासुमाडा पर हमला कर देते हैं, जो कि अभी वहां से जा रहे थे। सासुमाडा पलटकर अपने एयर विंड अटैक से यहाँ पर टाइचिरो के फादर की पूरी एनर्जी और मसल्स छीन लेता है, जिस वजह से वो बस अब हड्डी का ढांचा बन चुके थे और वहीं पीछे जाकर गिर चुके थे। वैसे अभी तक वो मरे नहीं हैं। इसके बाद लियो और सासुमाडा वहां से वापस लौट गए थे। वैसे यहाँ पर हाना की डेथ के बाद टाइचिरो भी बहुत दुखी था, क्योंकि हाना ने उसकी बहुत मदद की थी आसुमा को ठीक करने में, इसीलिए वो अभी रो रहा था। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि टाइचिरो, उसकी मदर और आसुमा तीनों ही अलग अलग चले गए थे और टाइचिरो के जो फादर है उन्होंने एक अलग घर चुन लिया था कुछ टाइम के रहने के लिए। तो यहाँ पर अभी आसुमा अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे दो और लोग मिलते हैं जो कि एक घर में चोरी कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो, लेकिन यहाँ पर आसुमा उनसे फाइट करता और उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गया था। वो सोच रहा था कि शायद ये लोग मॉन्स्टर से बच गए हैं, इसीलिए अभी सर्वाइव करने के लिए चोरी कर रहे हैं। अब वो अपने फादर के घर के सामने पहुंचकर वहां की बेल रिंग करता है। उसके फादर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो इस पर वो कहता है कि टाइचिरो और उसकी मदर अभी शेल्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो अपने फादर के साथ रहना पसंद करेगा। उसके फादर कहते हैं कि उन्हें भी उनके साथ जाना चाहिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर यहाँ पर आसुमा कह रहा था कि आप सासुमाडा और लियो से फाइट करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप घर के अंदर बंद रहकर उन्हें हरा सकते हो? तो अभी चीज पर उसके फादर उसे अंदर आने देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर तुम जो कुछ भी देखोगे वो तुम्हें ना ही टाइचिरो को बताना है और ना ही उनकी वाइफ को। अब वो वहां पर अंदर आता और वो देखता है कि अभी हाना चेयर पर बैठी हुई है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था कि हाना फिर से जिंदा कैसे हो गई, लेकिन वो देखता है कि वो सिर्फ हाना की बॉडी है। अभी तक उसके फादर ने उस बॉडी को संभाल करके रखा था और बाद में वो उसे बैकयार्ड में दफना भी देते हैं। जहां पर आकर अभी आसुमा कह रहा था कि रियल वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा होगा, क्योंकि सभी लोग तो इस वर्ल्ड में फंस चुके हैं, फिर रियल वर्ल्ड में उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। अभी चीज पर उसके फादर उसे समझाने लगे थे कि असल में वहां पर चल क्या रहा है, लेकिन आसुमा को ये सब नहीं जानना था। वो कह रहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम यहाँ पर जिंदा हैं तो हमें यहीं पर सर्वाइव करना चाहिए। लेकिन इस चीज पर उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, हमें किसी भी कीमत पर लियो को और सासुमाडा को हराना होगा, हम उनके सामने हार नहीं सकते। पर आसुमा कहता है कि उसे अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर बुरी चीज में अच्छी चीज देखता है और अभी वो सभी लोग जिंदा हैं और यही उसके लिए काफी है। वैसे भी इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, मगर उसके फादर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक होने वाला है। वैसे वो उसे आज रात यहीं रुकने को कहते हैं, पर वो कहता है कि नहीं, वो रुक नहीं सकता, उसे जाना होगा। इस पर उसके फादर उसे एक ब्लैक डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इन्हें याद रखना, ये तुम्हारे काम आएंगे। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि अभी आसुमा वापस टाइचिरो और अपनी मदर के पास जाने लगा था और अब उसके वहां से जाने के बाद उसके फादर तुरंत ही सीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अब किसी भी तरह से ये सब जो हो रहा है वो उसे ठीक करेगा। वो तुरंत ही वहां से चले जाते हैं और यहाँ से एक बार फिर से ये सीन चेंज होकर आता है आसुमा के पास, जो कि अभी शेल्टर में पहुंच चुका है। यहाँ पर आने के बाद अभी उसकी मदर उससे पूछ रही थी कि क्या उसके फादर यहाँ नहीं आए, तो इस पर वो कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल सेफ है और वो अभी घर पर है। पर उसकी मदर ये नहीं चाहती थी, वो कह रही थी कि उन्हें भी यहाँ पर आना चाहिए था, हम सभी को साथ में रहना चाहिए। इसके बाद आसुमा वो डिवाइस दिखाता है जो कि उसके फादर ने उसे दिया था। वो ये टाइचिरो को दे रहा था और कह रहा था कि उसके फादर ने उसके लिए कुछ मैसेज दिया है, पर टाइचिरो उस डिवाइस को गिरा देता है, जिसके बाद अब उनकी मदर वो डिवाइस उठाकर वापस से आसुमा को देती है और आसुमा टाइचिरो को वो मैसेज बताने की कोशिश करता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी के पास में सभी लोगों की भीड़ लगी हुई थी।
वहाँ पर एक बच्चा बता रहा था कि उनके वर्ल्ड में ना जाने क्या हो रहा है, लेकिन वो इससे हार नहीं सकते। उन्हें फिर से अपनी दुनिया क्रिएट करनी होगी और सब कुछ पहले जैसा करना होगा और अब उनका एक लीडर बनना जरूरी है। यहाँ पर वो कह रहा था कि इस बच्चे ने उसी दिन जन्म लिया है जिस दिन ये वर्ल्ड इस तरह से बिगड़ना चालू हुई थी। इसका मतलब हमें इसे किंग बनाना होगा और एक पर्सन के हाथ में हर चीज की जिम्मेदारी सौंपनी होगी, और अगर किसी को भी उसका निर्णय गलत लगता है तो वो आगे आकर बता सकता है। जिस पर सभी लोग राजी हो गए थे। वैसे यहाँ पर इतनी भी ज्यादा भीड़ नहीं थी, मगर फिर भी वो लड़का यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि वो पूरे कंट्री में एक किंगडम क्रिएट कर सके। अब तभी वहाँ पर सीरो आ जाता है और उस लड़के से कहता है कि कहाँ है वो लड़का जिसे तुम यहाँ पर किंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। सीरो जानता था कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि सासुमाडा होने वाला है। वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तो इस चीज पर वो छोटा बच्चा बताता है कि वो लियो है, बस उसने अपना रूप बदला हुआ था। और जब सीरो सासुमाडा की लोकेशन पूछता है तो लियो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन अब सीरो को गुस्सा आ गया था और वो हमला करने वाला था। इतने में ही सासुमाडा वहाँ लियो के पीछे आ जाता है और वो सीरो को रोक देता है। सीरो कहता है कि तुम सामने आ ही गए, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। पर सासुमाडा कहता है कि नहीं, वो पहले पूछेगा। अब यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि सासुमाडा असल में एआई तो है, लेकिन वो एक गर्ल एआई है। जहाँ तक अभी तक हमें ये बात पता नहीं थी। वैसे उसने लियो को ये बात बता दी थी। वो सीरो से पूछती है कि आखिर उसने उसे क्रिएट क्यों किया, मतलब उसका मेन पर्पस क्या था उसके बनाने के पीछे, और उसे उसने किसकी याद में बनाया या फिर किस कारण से। तो इस चीज पर सीरो जवाब देता है कि नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। उसने बस गेम के लिए ही कई सारे एआई कैरेक्टर क्रिएट किए थे और उन्हीं में से एक सासुमाडा भी थी। पर सासुमाडा को ये आंसर पसंद नहीं आता, पर फिर भी वो सीरो को एक मौका देती है उसका सवाल पूछने के लिए। सीरो यहाँ पर पूछता है कि सासुमाडा ने ऐसा क्यों किया। असल में वो ये पूछ रहा था कि सासुमाडा ने उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पर लाया और एक साथ मिला दिया, जबकि टाइचिरो की मदर पहले और कहीं जा चुकी थी। पर अब यहाँ इस वर्ल्ड में वो सब साथ में है और दुखी है। इस चीज का क्या कारण है? पर इस चीज पर सासुमाडा कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो सीरो के बिल्कुल सामने आ जाती है। और यहाँ पर अब वो उसके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन सीरो अभी हमला करने के लिए तैयार था। वो कह रहा था कि अब यहाँ पर सब कुछ ओवर होने वाला है, और सासुमाडा कहती है कि नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि जब तुमने मुझे बनाया तब तुम अपनी दुनिया में थे, लेकिन अब ये दुनिया मेरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी सीरो के हाथ में वो एंटीडोट था जो कि उस सासुमाडा नाम की एआई वायरस को खत्म कर सकता है। पर सासुमाडा ये बात जानती थी। वो तुरंत ही अपने टाइम लूप की वजह से यहाँ पर सीरो को अपनी यंग एज में भेज देती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल टाइचिरो की तरह दिख रहे हो। वैसे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब सीरो उस चीज का यूज करने वाला था वायरस को खत्म करने के लिए, तो पूरे वर्ल्ड में ग्लिच होना चालू हो गया था। यहाँ पर टाइचिरो जिस शेल्टर के अंदर था वहाँ पर भी अचानक से कुछ व्हाइट व्हाइट फेस दिखने लगे थे जो कि ब्लैक बर्ड के जैसे थे। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि अभी सीरो ने खुद को एक मॉन्स्टर में बदल लिया है। यहाँ पर वो व्हाइट बर्ड बन गया था। ये ब्लैक बर्ड की तरह ही एक वायरस है और इसे भी खुद सीरो ने ही क्रिएट किया था। वो तुरंत ही आगे बढ़कर यहाँ पर सासुमाडा पर हमला करता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। बल्कि बस ये वहीं का एक टाइमलाइन सर्कल था, वो वहां पर कैद हो चुके थे। इसका मतलब ये था कि अब सासुमाडा का कंट्रोल इस वर्ल्ड से हट गया है जिसने उसे खुद के कंट्रोल में कर रखा था। इधर टाइचिरो के पास मैसेज आता है उसी डिवाइस पर जो कि उसके फादर ने आसुमा को उसे देने को कहा था। तो यहाँ पर उसमें मैसेज आया था कि क्या टाइचिरो इस वर्ल्ड को डिलीट करना चाहता है। उसे बस यस या नो पर क्लिक करना था और आसुमा से उसके फादर ने यही कहा था कि टाइचिरो से कहना कि वो यस पर क्लिक करके इस वर्ल्ड को डिलीट कर दे, क्योंकि बस यही चांस है उनका इस वर्ल्ड को खत्म करके अपने रियल वर्ल्ड में पहुंचने का। लेकिन टाइचिरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे वैसे तो उसके फादर का अब सारा प्लान समझ में आ जाता है कि वो असल में क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कोई दूसरा वायरस क्रिएट कर लिया है जिससे कि वो सासुमाडा को एक अलग टाइमलाइन में रोक कर रख सके और उतने टाइम में टाइचिरो इस वर्ल्ड को डिलीट कर दे। लेकिन अगर टाइचिरो ने ऐसा किया तो इस चीज में उसके फादर यहीं पर फंस जाएंगे और यहाँ के सारे लोग अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। टाइचिरो को ये चीज मंजूर नहीं थी। वो उस डिवाइस को वहीं पर पैक करके सीधा उस जगह पर भागने लगता है जहाँ पर उसके फादर थे। रास्ते में भागते हुए वो अभी अपने गेम वाले लुक में कन्वर्ट हो चुका था। वहाँ स्कूल के पास पहुंचने के बाद सामने उसे लियो दिखता है और वो उस पर हमला करने वाला था। उन दोनों की फाइट होती है जिसमें आखिर में कोई नहीं जीतता, बस लियो भी रुक चुका था और टाइचिरो भी। टाइचिरो उससे पूछता है कि आखिर उसके फादर कहाँ पर हैं। लियो बता नहीं रहा था। वहीं इधर हम देखते हैं कि अभी सीरो और सासुमाडा बात कर रहे हैं। सासुमाडा भी यही पूछ रही थी कि सच सच बताओ तुमने मुझे किसकी याद में बनाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर इमोशंस हैं जो कि किसी भी एआई के अंदर होना नामुमकिन है। अब थक हार कर टाइचिरो के फादर बता ही देते हैं कि असल में उसने अपनी बेटी की याद में बनाया था, क्योंकि उसे भी बहुत बुरा लगा था। इस वजह से वो चाहता था कि उसकी बेटी उसे वापस मिल सके, जो कि रियल वर्ल्ड में होना मुश्किल था। और इसी वजह से उसने सासुमाडा नाम की एआई को क्रिएट किया और उसने उसका नाम सासुमाडा नहीं रखा था। और उसे क्रिएट करने के बाद में जब टाइचिरो के फादर ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो सासुमाडा ने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि सासुमाडा को वो सब बातें याद नहीं थी जो कि टाइचिरो का फादर उसे याद दिलाना चाहता था। सासुमाडा ये सब बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी और यही असली कारण था कि उसके अंदर इमोशंस थे और उसे भी बुरा लगता है और उसके इमोशंस की वजह से ही उसने लियो के साथ दोस्ती की। इधर लियो भी हार मानकर बता देता है कि वो दोनों असल में उस पोर्टल के अंदर हैं। तो टाइचिरो और लियो दोनों ही उस पोर्टल के पास आ जाते हैं। वो लाइट बॉल एक तरफ से ओपन हो चुकी थी और यहाँ पर वो लोग अंदर देख पा रहे थे। यहाँ अंदर वो टाइचिरो के फादर और सासुमाडा को देखते हैं।
टाइचिरो अपने फादर से बाहर आने को कह रहा था, पर वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें बाहर नहीं आना है, वो यहीं पर रुकेंगे क्योंकि ये सब गड़बड़ उन्हीं की वजह से हुआ है। पर टाइचिरो उन्हें वापस बुलाता है और जब वो मना करते हैं तो टाइचिरो रोने लगता है। ये देखकर उसके फादर हैरान थे। टाइचिरो अपने फादर से नफरत करता था, पर वो उन्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकता। अब जब उसके फादर वहां से बाहर आने लगते हैं, पर तभी वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मुझे माफ करना। तभी सासुमाडा अचानक से कन्वर्ट होकर टाइचिरो की सिस्टर बन जाती है। टाइचिरो ये सब देखकर बहुत हैरान था और उसे पता चलता है कि असल में सासुमाडा को टाइचिरो के फादर ने इसीलिए क्रिएट किया जिससे कि वो अपनी बेटी से वापस से मिल पाए, और इसी वजह से अब वो वापस से रियल वर्ल्ड में नहीं जाना चाहते। वो वापस से वहां से पीछे मुड़ जाते हैं और टाइचिरो की सिस्टर और टाइचिरो के फादर दोनों ही उसी टाइमलाइन में कहीं खो जाते हैं। ये देखकर लियो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और वहीं पर रोने लगता है। यहाँ पर टाइचिरो भी बहुत ज्यादा हैरान था और उसे भी बहुत दुख हो रहा था। इसके बाद वहां पर सभी अचानक से नॉर्मल होना चालू हो जाता है क्योंकि अब सासुमाडा जो कि एआई उस वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही थी, इस वजह से धीरे धीरे वो भी अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं जिस कंपनी ने इस प्लेनेट गेम को क्रिएट करवाया था। टाइचिरो के फादर से उस कंपनी के ऊपर सारे एलिगेशंस लगे थे और उन्हें अब जवाब देना था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन कंपनी यहाँ पर सारे एलिगेशन किसी को वर्कर पर डाल देती है जिस वजह से वो लोग बच जाते हैं। लेकिन प्लेनेट गेम अब बंद हो चुका था। वैसे जब ये सभी लोग वापस से अपनी दुनिया के अंदर आए थे, हम उससे पहले का सीन देखते हैं जब टाइचिरो वहां उस स्कूल से वापस लौट रहा था आसुमा और अपनी मदर के पास इस वर्ल्ड को डिलीट करने के लिए। तभी रास्ते में उसे पीको मिलती है और उसे हम पीको नहीं बल्कि हिनाको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रियल दिख रही थी, ये गेम कैरेक्टर में नहीं थी। लेकिन टाइचिरो ने अभी खुद को अपने गेम कैरेक्टर में कन्वर्ट करके रखा था जिस वजह से वो उसे पहचान जाती है और जब वो टाइचिरो की तरफ भागती है तो टाइचिरो भी उसे पहचान चुका था। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और अब वापस से सब कुछ नॉर्मल होता है। टाइचिरो जाकर उस वर्ल्ड को डिलीट कर देता है और फिर नॉर्मल वर्ल्ड चालू हो जाता है। वैसे बाद में आज से हमें 8 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जब टाइचिरो का भाई एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था और टाइचिरो की भी लाइफ अब नॉर्मल चल रही थी। और इसी के साथ ये सीजन और ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।